10,001 नाइट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम एमजे है। ये मेरा सेकंड चैनल है। इस पर मैं लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ की नॉवल को एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरा का पूरा। ये इसका पहला एपिसोड होने वाला है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एनीमे देख लिया है, उनको एनीमे मज़ा आ रहा होगा, लेकिन पता है एनीमे में इतनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब मिसिंग हैं। इसमें स्टोरी समझने में बहुत मुश्किल लगेगी, लेकिन जो नॉवल पढ़ रहा है वो पहले चैप्टर से ही थोड़ी बहुत स्टोरी को समझने लग जाएगा। क्योंकि जो एनीमे है उसमें बहुत सारी चीज़ों को कट कर दिया गया है। तो पूरा मज़ा लेने के लिए आपको नॉवल को भी सुनना पड़ेगा। आप एनीमे भी देखो साथ में और नॉवल को भी सुनो, जिससे आपको बिल्कुल रिलेट करके मज़ा आएगा। लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ एक फ़िक्शन को देखने में पूरा मज़ा आएगा। और ये मेरा सेकंड चैनल है, तो मैं अपने फर्स्ट चैनल की एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। जो भी मेरे फर्स्ट चैनल से लोग आए हैं, पीक फ़िक्शन, रिवर एंड सैनिटी यानी फेंगयुआन की जो नॉवल है, यार मैं उसका 1 घंटे 20 मिनट की ही वीडियो बना पाया हूँ। सॉरी, 40 मिनट की जो पार्ट था वो एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा था। काइन मास्टर में कोई दिक्कत आ गई थी, जिसकी वजह से वो पार्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैं कल पूरी कोशिश करूँगा 2 घंटे 40 मिनट की वीडियो डालने में। जो आज मैं 40 मिनट का पार्ट ऑलरेडी इंक्लूड कर दूँगा और 2 घंटे की कल की वीडियो, जैसा मैंने आपको वादा करा है। ओके, तो हम वापस से अपनी स्टोरी के ऊपर आते हैं। ये जो लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़ की जो नॉवल है, इसके ऊपर थोड़ी बहुत मुझे भी नॉलेज है और आपको थोड़ी बहुत अगर नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसे पढ़ा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि मुझे पता है, मेरे को ज़्यादा नहीं पता। एक स्टार्टर पैक की तरह मैं इसकी इन्फॉर्मेशन देना शुरू करूँगा, जिससे हमें और मतलब मुझे भी और आपको भी सबको समझ आएगा कि चल क्या रहा है सीन। तो इसमें बेसिकली एक कैरेक्टर है जिसका नाम है ज़ाओ मिंगरुई। वो ज़ाओ मिंगरुई नाम का जो बंदा है वो अपनी अर्थ से आया है, चाइना का बंदा था वो। एक दिन क्या होता है, किसी इंसिडेंट के चलते, ये सब हमें नॉवल में पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं दूँगा, ऊपर-ऊपर से बताऊँगा। किसी इंसिडेंट के चलते बंदा क्या होता है, ट्रांस माइग्रेट कर गया एक दूसरी दुनिया में, ठीक है? अब दूसरी दुनिया में बंदा ट्रांस माइग्रेट कर गया किसी और की बॉडी पर, लेकिन जब वो ट्रांस माइग्रेट करा तो उसे पता चल रहा है कि वो जो बंदा था जिसकी बॉडी में वो आया है, उस बंदे ने अपने आप को गोली मार ली थी। तो भाई, स्टार्ट होते ही हमें सबसे पहली मिस्ट्री तो यही पता चल जाती है, मतलब आ जाती है हमारे सामने कि ये बंदे ने अपने आप को गोली क्यों मारी? अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे आया कैसे और वो वापस जाएगा कैसे? सबसे पहली मिस्ट्री ये आ गई थी। तो ज़ाओ मिंगरुई जब यहाँ पे आया था, तो ये जो वर्ल्ड था ना, ये ऐसा है ना, पुराने ज़माने का वर्ल्ड है। ऐसा मान लो 1300 का जो टाइम चल रहा था, ठीक है? ऐसा मान लो उस टाइम का है और वहाँ पे स्टीम इंजन थे, शिप थी, लेकिन पुरानी वाली जो शिप्स होती थी वैसे टाइप की शिप्स थी। और यहाँ पे लालटेन, पुराने ज़माना समझ रहे हो ना, जिस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम यूज़ हुआ करती थी, बहुत एक्सपेंसिव मानी जाती थी, ऐसे टाइम से, उस टाइम से आया है। और जो यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं, यहाँ का जो पूरा बायोम है, जो एरिया है ना, वो पूरा इंग्लैंड का पुराना ज़माना लग रहा है। ओके, जो आपको नॉर्मल इसे का एनीमे में भी कभी-कभी वो छोटे-मोटे इंग्लैंड वाले घर का स्ट्रक्चर दिख जाता है ना, वैसे टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है। जो एनीमे देख चुके हैं, जिन्होंने एनीमे का पहला एपिसोड देखा है, उनको तो समझ आ गया होगा। तो वैसे टाइप का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। और यहाँ पे बंदा आया है, सबसे पहली मिस्ट्री उसके सामने आ गई है। अब इस वर्ल्ड में ना क्या चीज़ चलती है, यहाँ पे पावर्स होती हैं। पावर्स में ना यहाँ पे बहुत सारे पाथ होते हैं और 22 पाथ होते हैं यहाँ पे, बड़े खतरनाक वाले। और सीक्वेंस होते हैं। सीक्वेंस ऐसे मान लो कि यहाँ पे 1 से लेके 0 से लेके रैंक 9 तक सीक्वेंस होते हैं। यहाँ पे रैंक 9 बड़ा नहीं होता, बल्कि रैंक 9 ही स्टार्टर पैक होता है। यानी स्टार्ट तुम रैंक 9 से करोगे, फिर धीरे ऊपर जब बढ़ोगे तो रैंक 8, फिर रैंक 6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे ऐसे पहुंचोगे। और जब बंदा ऊपर वाले सीक्वेंस में जाएगा, यानी 1 या 0 तक पहुंचेगा ना, तो बंदा गॉड लेवल पावर रखेगा। गॉड लेवल पावर रखेगा, उसके पास गॉड लेवल पावर होगी एकदम। सब समझ जाओ यार कैसी पावर होती है, वैसी पावर रखेगा। और इन लोगों को ना इस दुनिया में बियॉन्डर्स कहा जाता है। इनको बियॉन्डर कहते हैं। इनकी पावर लाने के लिए यहाँ पे पता है क्या है? यहाँ पे एक तरीके से एक पोशन होता है, पोशन पियोगे पावर आएगी। लेकिन पोशन का साइड इफेक्ट भी होता है। अगर तुम अपने दिमाग को संभाल नहीं पाए और पोशन के हिसाब से एक्टिंग नहीं कर पाए, तो भाई तुम बन जाओगे, तुम्हारा दिमाग भाई पगला जाएगा और तुम बन जाओगे एक मॉन्स्टर, जो कि तुमने देखा ही होगा एनीमे के अंदर, वैसा मॉन्स्टर बन जाओगे। तो जब तुम पोशन पियोगे तो तुम्हें उसके जैसा एक्ट करना पड़ेगा, उसके हिसाब से पोशन भी देख के पीना पड़ेगा और उसका एक्ट करना पड़ेगा। नहीं कर पाए तो देख लो भाई, दिक्कत होगी। यहाँ पे ये सीन चलता है। और एक लेजेंडरी बंदे का इसका सीन दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक बंदा था जिसका नाम था रोज़ेले। यहाँ पे एक इस वर्ल्ड के अंदर एक रोज़ेले नाम का बंदा है। वो भी बंदा चाइना से आया था। वो भी ट्रांसमाइग्रेट करा था। वो जब बंदा यहाँ पे आया था ना, उसने अपना नाम कमाया, इतना नाम-वाम मशहूर करा, इतना सब नाम-वाम बनाने के बाद उस बंदे ने वो शायद मर गया, पता नहीं इसका क्या हुआ, ये नहीं हमें पता। लेकिन अब वो नहीं है। तो अब जब वो नहीं है, तो उसने ना एक डायरी लिखी थी और वो अपने वर्ल्ड का यानी अपनी अर्थ का बंदा था, तो ऑफ कोर्स उसने चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी थी, जो कि चाइना से आया था, चाइनीज़ में लिखेगा। अपने वर्ल्ड की चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा था। तो इस दुनिया के लोग समझ ही नहीं पाते थे कि भाई इसने लैंग्वेज क्या लिखी है ये, समझ ही नहीं आता था किसी को। तो वो जो लैंग्वेज थी,
उस लैंग्वेज को अपना ये जो ज़ाओ मिंगरुई है, जो इस टाइम पे ट्रांसमाइग्रेट करा है, अपना जो मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का, वो देखते ही समझ जाता है। उसे पता चल जाता है, अरे ये तो मेरी चाइना की लैंग्वेज है। वो पढ़ के समझ पाता है कि जो अपना रोज़ेले था, जो कि पहले इससे पहले आया था, उस बंदे ने कैसे यहाँ पे जिया, उसने क्या-क्या अपनी मिस्ट्रीज़ यहाँ पे छुपाई, क्या-क्या बातें लिखी, वो सब भी एक मिस्ट्री है, वो भी हमें नॉवल में आगे पता चलेगी कि क्या उसे पता चला था उसकी डायरी पढ़ के। तो अब यहाँ हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे बहुत कुछ है इस नॉवल में। अब मेरे को जितना पता था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब ज़्यादा हम नहीं जाएँगे क्योंकि फिर स्पॉइलर हो जाएगा। डायरेक्ट नॉवल पे आते हैं, जिससे अब हमें समझ आएगा कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 1 लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज़। ज़ाओ मिंगरुई, वो कहता है, कितना दर्द हो रहा है यार, मेरा सर तो फटा जा रहा है। एक फ्लैशी सपने का सीन था जिसमें एकदम वॉइस एकदम गूंज रही थी उसके दिमाग में, पर अचानक सब टूट जैसा गया। किसी ने ऐसा लग रहा है किसी ने डंडे पे एकदम सर पे एकदम डंडे से एकदम भड़ मार दिया और बंदा नीचे गिर गया हो। एकदम ऐसा इतना खतरनाक दर्द हो रहा था, बहुत गंदा दर्द हो रहा था भाई को, बहुत तेज, एकदम पिन चुभाने वाला दर्द। ज़ाओ मिंगरुई कहता है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, ये सपना है क्या? ये सपने के अंदर या एक और सपना मैं देख रहा हूँ? उसका बॉडी हिल ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने लॉक कर दिया हो। सोचने की कोशिश करता पर थॉट एकदम फॉगी-फॉगी से आ रहे थे, ब्लर-ब्लर से आ रहे थे, समझ नहीं पा रहा था क्या सीन चल रहा है। ज़ाओ मिंगरुई कहता है, क्या मुझे ब्रेन हॉर्मरेज हो गया है? ये एक तरीके की बीमारी होती है जो अपने वर्ल्ड में भी है। क्या मुझे ब्रेन हॉर्मरेज हो गया है क्या? अरे यार फक! कहीं मैं मरने वाला तो नहीं हूँ? पेन कम हुआ है बट स्टिल अभी भी ऐसा लग रहा है कुछ चुभ रहा है यार मेरे दिमाग में, क्या घुस गया है मेरे दिमाग में? कोई नाइफ वाइफ घुसा दिया है क्या मेरे दिमाग में? ज़ाओ मिंगरुई कहता है, अब मैं ऑफ़िस कैसे जाऊँगा यार? वेट वेट ऑफ़िस ऑफ़िस हाँ, ऑफ़िस क्यों? इतने पेन में तो मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी औ छुट्टी लूँगा मैं। ग्रेजुअली वो थोड़ा-सा मूव कर पाया, आँखें उसने खोली। सीन दिखाते हैं, एक पुरानी स्टडी डेस्क, एकदम एक खुला नोटबुक उसके सामने रखा हुआ था। ब्लैक लेटर्स उस पे लिखे हुए थे। साइड में 8 बुक का स्टैक रखे हुए थे, यानी बुक शेल्फ होती है ना, वहाँ पे एक तरीके से 8 बुक और रखी थी। और वॉल पे ना पाइप्स और एक एंटीक स्टाइल लैंप रखा हुआ था। लैंप के नीचे एक ब्लैक इंक बॉटल जो रेड ग्लो में चमक रहा था। उसके पास एक पेन था और एक ब्रास रिवॉल्वर था। यहाँ पे रिवॉल्वर का नाम था ये, एक रिवॉल्वर। तो ज़ाओ मिंगरुई शॉक्ड होते हुए कहता है, "क्या? गन? मेरे रूम में गन कैसे आ गई? ऐसा तो कभी नहीं था।" फिर उसने ऊपर देखा, फिर सीन दोबारा दिखाया जाता है। जब उसने ऊपर देखा तो उसको दिखता है एक लाल मून, एकदम चमकता हुआ लाल चाँद, जो कि स्काई में एकदम लटका हुआ था। ज़ाओ मिंगरुई कहता है, "अबे व्हाट द हेल! ये क्या है? ये क्या चीज़ है?" वो झट से खड़ा हुआ, पर तुरंत पेन से वापस गिर गया। फिर रूम में एकदम थोड़ा आस-पास देखने लगा कि अबे मैं हूँ कहाँ पे? रूम में उसे दिखता है 2 वुडन डोर्स थे और एक बेड था अकेले सोने वाला। ओपन जो वो कबर्ड्स होते हैं ना, वो जो ड्रॉवर्स होते हैं, अलमारियाँ जिसे कहते हैं, वो सब ओपन थी और पाइप से कनेक्टेड एक वियर्ड सी मैकेनिज़्म डिवाइस यहाँ पे लगा हुआ था। कॉर्नर में ना किचन सेटअप जैसे स्टोव और थोड़ा सामान रखा हुआ था और एक क्रैक्ड मिरर था, टूटा हुआ। मिरर में वो देखता है अपने आप को, ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज़, लाइनन शर्ट, टोटली डिफरेंट लुक। ये क्या? वो कन्फ्यूज़्ड हो जाता है ज़ाओ मिंगरुई, कहता है, "मैंने तो ट्रांसमाइग्रेट कर लिया क्या? किसी और की बॉडी में हूँ मैं?" वो फैंटेसी नॉवल पढ़ता था। जब खुद के साथ ऐसा हुआ तो उसे ऐसा लग रहा कि भाई ये तो रियल है वो। वो अपने आप को कहता है, अरे शांत हो जाओ, पहले समझने दो सिचुएशन क्या चल रही है। जब दिमाग थोड़ा-सा शांत हुआ तो उसे यादें फ्लैशबैक आने लग गए। कभी उसके जो यादें आती है उसमें दिखाया जाता है नाम, क्लैन मोराटी, सिटी, टिंजन, किंगडम ऑफ लियोन, डिग्री, हिस्ट्री ग्रेजुएट फ्रॉम होय यूनिवर्सिटी, फादर, रॉयल आर्मी में शहीद बंदा और मदर, एवरनाइट गॉडेस की डिवोट यानी एक प्रीस्ट मान लो। और भाई और छोटी बहन के साथ ये बंदा यहाँ पे रहता है। बहुत गरीब है, पुअर फैमिली है भाई की। भाई जब जॉब करता था ना, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फर्म में उसका जो भाई है वो जॉब करता था और बहुत पुअर फैमिली। अभी यहाँ पे अपना बंदा कुछ नहीं कमा रहा, अपना मेन कैरेक्टर वो कुछ नहीं कमा रहा था, बस इसका भाई कमाता था। अब स्किल्स दिखाई जाती हैं। एशिएंट फैसिक लैंग्वेज इस भाई को आती है अपने मेन कैरेक्टर को। दूसरा सैक्रेड हार्मस लैंग्वेज, रिचुअल्स प्रेस टर्म्स और उसमें कैसे यूज़ होती है, ये सब लैंग्वेज के बारे में भी उसे पता था। ज़ाओ मिंगरुई कहता है, क्या हार्मस लैंग्वेज? वो तुरंत ही नोटबुक की तरफ देखता है और टेक्स्ट ट्रांसलेट होने लगा। नोटबुक पे लिखा था, सब मरेंगे, मैं भी। और जैसे ही भाई ने ये वर्ड पढ़ा ना, एकदम से हीस करके पीछे हटा और डर गया और एकदम हटने लग गया उस नोटबुक के पास से। बॉडी तो वीक थी, गिरने वाला था, पर टेबल का वो एज होता है ना, कॉर्नर वाला हिस्सा, उसे पकड़ के थोड़ा एकदम खड़ा हुआ, बैलेंस करा। फिर सराउंडिंग्स में अजीब सी वेird टाइप की वाइब्स आने लगी, जैसे बचपन में हॉरर कहानी सुनाते वक्त इतनी अजीब से गूज़बम्प आते हैं ना, वैसे टाइप के। उसने अपना बैलेंस बनाया, नोटबुक से नजर हटाई, पर तब तक उसकी नज़र वो जो रिवॉल्वर पे थी उस पे चली गई थी। ज़ाओ मिंगरुई सोचता हुआ कहता है, क्लेन के घर में तो पैसों की कमी थी,
फिर इसके पास गन कैसे आ गई इस बंदे के पास, सोच रहा था वो। तभी उसकी नज़र टेबल पे एक साइड वाली जगह पे गई। एक लाल हैंडप्रिंट था। ज़ाओ मिंगुरे कहता है, "क्या? ब्लडी हैंडप्रिंट? खून वाला?" उसने अपना हाथ देखा, हाथ में भी ब्लड लगा था। दर्द अभी भी सर में हो रहा था। थोड़ा-सा अब कम हुआ था लेकिन हो रहा था धीरे-धीरे। ज़ाओ मिंगुरे दिमाग में कहता है अपने सोचते हुए, "क्या मैंने अपना सर फोड़ा था क्या यहाँ पे?" वो ड्रेसिंग मिरर की तरफ गया देखने के लिए। मिरर में उसने देखा, मीडियम बिल्ड, ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज़ और एक स्कॉलर टाइप बंदा लुक रखता था, यानी स्टूडेंट टाइप होता है ना वैसे टाइप का। ज़ाओ मिंगुरे कहता है, "ये मैं हूँ? क्लैन मोरेटी?" मिरर के पास जाकर उसने अपना फॉरहेड चेक किया। एक घाव था बहुत गंदा वाला, एकदम गंदा सा घाव लग रहा था, एकदम गहरा डीप सा। उसके आस-पास ना बर्न मार्क्स थे, जले-जले से। उसमें से ना ग्रेइश दिमाग का लिक्विड निकल रहा था, बड़ा एकदम खतरनाक लग रहा था देखने में और स्लोली एकदम निकल रहा था। सर में अपने आप को ना टैप, 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 टैप करने के बाद अपना ज़ाओ मिंगुरे सोचते हुए कहता, "क्या यार, क्या सीन चल रहा है?" ज़ाओ मिंगुरे कहता है, मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को देखकर वो एकदम डर गया और ऐसे कहने लगा, "भई मैं क्या है ये कैसे क्या चीज़ है ये? एकदम क्या हो गया?" ऐसे सोच रहा था क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। उसके दिमाग में ये चला कि इतने बड़े ज़ख्म के बाद भी ज़िंदा कैसे है ये? उसने अपना चेस्ट जो था उसे टच करा, अपने छाती पे टच करा, दिल धड़क रहा था, स्किन भी एकदम गर्म थी। अपने आप घुटनों पे बैठा, सब उसे नॉर्मल लगने लगा, तो खुद ही थोड़ा-सा शांत हुआ, अपने आप को शांत करा। फिर ज़ाओ मिंगुरे थोड़ा कहता है, "क्या हो रहा है यार?" फिर उसकी नज़र गई, वॉल पे लगा था गैस लैंप और पाइप सिस्टम था। फ्लैशबैक यहाँ पे आता है, "भाई, बेशन ने क्लैन के लिए गैस लैंप लगवाया था, ताकि रात में पढ़े। लैंडलॉर्ड कन्विंस किया था।" जो लैंडलॉर्ड यानी मालिक होता है घर का, उसे कन्विंस किया था, बोला था कि गैस पाइप से अपार्टमेंट का ये जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाएगा, लोग अट्रैक्ट होंगे ना इसलिए। और इसलिए लैंडलॉर्ड पे पैसा दिया। बेसन ने जुगाड़ से लैंप सस्ता खरीदा था। बेसन शायद इसका भाई था। बेसन क्यों नाम है यार? बेसन तो खाने वाला बेसन, पकौड़ी-वकौड़ी कैसा नाम है इसका? वही। तो ये फ्लैशबैक इसके ये मेमोरीज़ हैं, ठीक है? ये जो सोच रहा है कि कैसे ये लैंप आया, ये लैंप कैसे लगा, इसके भाई ने कैसे मतलब कन्विंस करा था लैंडलॉर्ड को। अब फ्लैशबैक यहाँ पे खत्म हो गया। ज़ाओ ने डेस्क के पास जाके गैस लैंप का स्विच घुमाया और स्पार्क सी आई और लाइट नहीं लगी लेकिन। फिर उसने गैस मीटर चेक करा, कॉइन डाला और जब कॉइन डाला तब पता चला कि भाई यहाँ पे कॉइन डालना पड़ता है। ज़ाओ ने पॉकेट से कॉइन कॉपर निकाला और गैस मीटर में डाल दिया। क्लिंक क्लैंग आवाज़ आई, मीटर ने काम करना स्टार्ट करा। ज़ाओ वापस से गया और लैंप का स्विच घुमाया। इस बार लाइट जली। रूम में एकदम गर्माहट वाली लाइट आ गई। डार्क रेड मूनलाइट विंडो से बाहर चली गई और ज़ाओ मिंगुए को थोड़ा-सा रिलीफ फील हुआ। वो फिर से मिरर के पास गया और जो इसके सर में घाव था उसे अच्छे से चेक करा। ब्लड रुका था। दिमाग के ग्रेइश लिक्विड अभी भी थोड़ा बहुत स्लो हो रहा था और धीरे-धीरे वो जो ज़ख्म था वो धीरे-धीरे हील हो रहा था और 1 से 2 घंटे में स्कार बन जाएगा वो, ऐसा मान लो हील होते हुए। यहाँ पे ज़ाओ मिंगुए सोचता हुआ कहता है, ट्रांसमाइग्रेशन का हीलिंग इफ़ेक्ट है क्या, इसलिए इतने जल्दी हील हो रहा है? अब उसने लंबी सी साँस ली, कहता है, "मैं अभी ज़िंदा हूँ, इतना ही काफ़ी है।" ड्रॉवर से छोटा-सा साबुन निकाला, टॉवल लिया और चला गया सेकंड फ्लोर के रूम में नहाने के लिए। ज़ाओ सोचता हुआ कहता है, "हेड पे ब्लड लगा है और मुझे इसे साफ़ करना होगा, नहीं तो जो मलेशिया है उसे डर लग जाएगा और पता चल जाएगा।" कॉरिडोर में सिर्फ मूनलाइट थी, सब शैडोज़ मॉन्स्टर आइज़ की तरह एकदम लग रहे थे। धीरे-धीरे कम्युनल बाथरूम तक गया, जहाँ पे सब लोग एक जाते हैं, ये किसी एक का पर्सनल नहीं होता, सब पूरे अपार्टमेंट वाले लोग इसमें ही जाते हैं। और वॉश बेसिन के पास जाके टैप घुमाया, पानी चलने लगा। तभी याद आया कि मिस्टर फ्रैंकी यानी लैंडलॉर्ड, जो पानी ज़्यादा फ्लो होने पे एकदम भाई चढ़ जाता है कि क्यों ख़त्म कर रहे हो पानी, पानी का बिल कौन भरेगा, ऐसा टाइप कहने लग जाता है। मिस्टर फ्रैंकी का कहना ये था कि वेस्टेज मत करो, अगर दोबारा किया तो निकाल दूँगा और तीसरे ये कहना था कि ये टिंजन का बेस्ट और सस्ता अपार्टमेंट है, इसलिए मैं निकाल दूँगा, कहीं और मिलेगा नहीं तुम्हें। ज़ाओ ने जैसे ये थॉट्स आए उसके दिमाग में, उसने सबको साइड से रखा और टॉवल से अपना ब्लड साफ करा और बार-बार वापस से एकदम करता रहा जो भी ब्लड लगा था। ज़ाओ मिंगरुई ने बाथरूम के मिरर में अपने आप को दोबारा से चेक करा। बस अब थोड़ा-सा वो जो गहरा निशान था वो था और फेस अभी भी थोड़ा बहुत सही लग रहा था। शर्ट उतारी और जो सोप था, साबुन, उससे ब्लड को वॉश किया। तभी उसके दिमाग में ना कुछ दोबारा से आया। रूम में अभी भी ब्लड होगा, सब कुछ क्लीन करना पड़ेगा। प्रेस टॉवल लेके फ़ास्ट वापस गया रूम में। पहले डेस्क से ब्लड हैंडप्रिंट क्लीन करा, फिर गैस लैंप की जो लाइट थी उसे और जगह चेक करा कि आसपास कहीं और तो नहीं रह गया है। उसने देखा डेस्क के नीचे काफ़ी ब्लड गिरा था और साइड वॉल पे येलो बुलेट पड़ा था। ज़ाओ सोचता हुआ कहता है, टेम्पल पे रिवॉल्वर से शॉट दिया था क्या मैंने? उसने अंदाज़ा लगाया क्लेन ने सुसाइड किया है। वो सोच रहा था कि भाई ज़रूर रिवॉल्वर से यूज़ करा गया, दीवार-वೀवार में छेद कर दिया भाई ने आस-पास एकदम, ज़रूर रिवॉल्वर यूज़ करिए, सुसाइड कराई है। ज़्यादा सोचे बिना ज़ाओ ने सीन क्लीन करा, बुलेट उठाई, डेस्क के नीचे गया, रिवॉल्वर का सिलेंडर खोला और 5 राउंड्स और एक एम्प्टी शेल मिला।
ज़ाओ कहता है एग्ज़ैक्टली। राउंड्स वापस सिलेंडर में डाल दिए। यानी जो होता है ना वो वाली पुराने ज़माने की गन देखी होगी जिसमें 6 राउंड आते हैं, इसमें ऐसे घुमाते हैं और फिर ऐसे फायर करते हैं। तो इसमें 6 राउंड होते हैं लेकिन इसमें 5 ही थे, यानी 1 यूज़ करा था सुसाइड के लिए। फिर नज़र गई नोटबुक पे लिखे वर्ड्स पे, वहाँ पे वापस से वही उसने देखा, एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी, यानी सब मरेंगे उसमें भी। और अब दिमाग में और सवाल आ रहे थे कि गन कहाँ से आई? सुसाइड है या फेक सुसाइड है? क्या है ये? एक हिस्ट्री ग्रेजुएट ऐसी मुसीबत में कैसे फँसा? इतना बड़ा मतलब इतना ज़्यादा बड़ा काम ऐसे उसने कैसे मतलब डिसीज़न ले लिया? और इतना ब्लड इतना मतलब कम ब्लड यहाँ पे क्यों निकला है? क्या ट्रांसमाइग्रेशन के टाइम हील हो गया था इसलिए ऐसा हुआ है? क्या सीन चल रहा है? ये सब मिस्ट्रीज़ थी। उसने शर्ट चेंज करी, चेयर पे बैठा और सोचने लगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मैं यहाँ आया कैसे? अपने वर्ल्ड की यादें उसके दिमाग में आई। मॉम, डैड, फ्रेंड्स, इंटरनेट और फूड। वापस जाना है अब उसको। ज़ाओ का हाथ बार-बार रिवॉल्वर के सिलेंडर पे घूमता जा रहा था। ज़ाओ सोचते हुए कहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है? बैड लक है? तभी एक वापस से फ्लैशबैक उसके दिमाग में आया। लक एनहांसमेंट रिचुअल। उसने याद किया कि एक बुक थी उसके पास जिसका नाम क्विंटेंसिटन पता नहीं कुछ ऐसे ही नाम है इसका। डिविनेशन एंड आर्केन आर्ट्स ऑफ द क्वीन एंड हान डायनेस्टी ये थी उसका पूरा नाम था। लास्ट ईयर होम टाउन में मिली थी एक पुरानी बुक स्टोर से और पिछले महीने में बैड लक काफ़ी हुआ था उसका। तो जैसे फ़ोन खो जाना, क्लाइंट ने फ्रॉड कर दिया, काम में बार-बार मिस्टेक हो रही है। तब उसने सोचा कि छोटा-सा रिचुअल करते हैं जिससे लक थोड़ा सही हो जाए। रिचुअल बड़ा ईज़ी था। रूम के 4 कॉर्नर में ना लोकल फूड रखना था, कोई भी लोकल फूड और मिडल में खड़े होकर एंटी क्लॉकवाइज़ 4 स्टेप्स लेना था और फिर हर स्टेप पे एक चांट बोलना था यानी एक मंत्र टाइप का था, वो मंत्र बोलना था। पहला ये था ब्लेसिंग स्टैम्प फ्रॉम द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। दूसरा ब्लेसिंग स्टैम्प फ्रॉम द स्काई लॉर्ड। थर्ड ब्लेसिंग स्टैम्प फ्रॉम द एक्सटल्टेड थीच। फोर्थ ब्लेसिंग स्टैम्प फ्रॉम द सेलेस्टियल वर्दी। और फिर आंखें बंद करके 5 मिनट वेट करना था। उसने ये सब डिनर से पहले किया था, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब रात में ही बंदा ट्रांसमाइग्रेट हो गया। ज़ाओ यहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, शायद वही रिचुअल रीज़न था। कल यहाँ भी ट्राई करूँगा, क्या पता मैं दोबारा से वापस अपनी दुनिया में चला जाऊँ, है ना? हो सकता है। रिवॉल्वर का सिलेंडर घुमा के उसने रोका और सीधा वापस अपनी जगह पर बैठ गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे यहाँ से ट्राई करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ज़ाओ मिंगरुई ने जैसे ही अपना प्लान को कंफर्म करा, उसका फ़ियर वहाँ पे गायब हो गया। अब उसने क्लैन की मेमोरीज़ के जो फ्रेगमेंट थे, उन पे ध्यान देना शुरू करा कि ये बंदा था कौन, क्या सिस्टम चल रहा है, इसको इसको देखना, इसको समझना। तो वो जो मेमोरीज़ थी, उनको देखना स्टार्ट करता है। अब उसे पता चल रहा था धीरे-धीरे किस क्या सिस्टम चल रहा है। आगे देखते हैं। पाइप का वेल्व बंद किया, वॉल लैंप की लाइट धीरे-धीरे ऑफ हो गई। डार्कनेस में रिवॉल्वर का सिलेंडर घुमाते हुए अपने हेड को प्रेस किया और मेमोरी को रिकॉल करना स्टार्ट करा। क्लैन की यादें एकदम भाई एकदम टूटी-फूटी थी, ग्लास जैसी थी। गन कहाँ से आई, सुसाइड था या मर्डर? नोटबुक पे एवरीवन विल डाई का मतलब क्या था? ये सब यादें मिसिंग या इनकम्प्लीट थी। ज़ाओ सोचता हुआ कहता है, अगर क्लैन वापस यूनिवर्सिटी जाए तो ग्रेजुएट नहीं कर पाएगा। फिर याद आया 2 दिन बाद टिंजन यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री डिपार्टमेंट का इंटरव्यू भी उसे देना था। उसने विंडो से देखा, रेड मून सेट हो रहा था, ईस्ट साइड से गोल्डन लाइट आ रही थी। तभी अपार्टमेंट में फुटस्टेप्स की आवाज़ आने लग गई और डोर के पास आके रुक गई। ज़ाओ सोचता है, मलेशिया उठ गई, मलेशिया इसकी बहन का नाम था। वैसे ही पंक्चुअल है वो तो शायद उठ गई होगी, जैसे हमेशा वो होती है। क्लैन की मेमोरी की वजह से मलेशिया उस पे अपनी रियल सिस्टर लगती थी। फिर उसने तुरंत सोचा, वेट, मेरी कोई छोटी बहन तो है ही नहीं, ये सब तो इसकी यादें हैं। मलेशिया संडे स्कूल में नहीं गई थी। पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन उसने ली थी। उसको बचपन से गियर्स, स्प्रिंग्स, मैकेनिज़्म जो होते हैं ना मशीन्स वैसे पसंद थी। उसका ड्रीम था स्टीम मैकेनिक बनना और बेसन यानी बड़ा भाई, बेसन नाम है इसका यार बेसन, बेसन बेसन। बेसन ने उसका सपोर्ट बहुत किया था। जैसे क्लैन की यूनिवर्सिटी फीस का जो सपोर्ट था वो भी बेसन करता था। जुलाई में 15 साल की ओल्ड मलेशिया ने टिंजन टेक्निकल स्कूल का एंट्रेंस क्लीन कह रहा हूँ क्लियर करा। स्टीम और मैकेनिक जो मशीनरी या मैकेनिक या मशीनरी डिपार्टमेंट जो होता है उसमें उसने क्लियर करा था। अब उसकी फीस थी उसकी 9 पेंस वीक हो गई थी, यानी हर वीक में 9 पेंस देने पड़ते थे। पेंस यहाँ पे करेंसी चलती है। 1 वीक में 9 पेंस। लेकिन बेसन की कंपनी में साउथर्न कॉन्टिनेंट क्राइसिस की वजह से काफ़ी लॉस हुआ था। ज़्यादा काम, ओवरटाइम और रिस्की जगहों पे जाना पड़ा था। वही मेहनत कर रहा था बेसन आजकल। क्लेन चाहता था कि हेल्प करे, पर कॉमनर बैकग्राउंड और वीक स्कूलिंग की वजह से वो बहुत नीचे आता था, यानी बहुत इन्फीरियर बंदा था, नीचे आने वाला। यूनिवर्सिटी में भी दूसरे बच्चों से कैचअप करने के लिए रात भर उसे जागना पड़ता था, हार्ड वर्क करना पड़ता था। ये सब यादें
तब तक चलती रही जब तक जाओ ने डोर का हैंडल घुमाया और तब उसको याद आया, अरे ओ नो, मेरे हाथ में तो अभी भी रिवॉल्वर है और हेड पे वो जो जख्म का निशान है वो भी विजिबल है। मलेशिया आई तो डर जाएगी। जल्दी से डेस्क का जो ड्रॉअर था उसमें खोला और रिवॉल्वर को अंदर डाल के फेंक दिया और जो अपना हेड था ना उसको वहाँ से थोड़ा छुपाया। तो तुरंत ही मलेशिया ने गेट खोल दिया। तो वो कहती है क्या हुआ? उसकी आवाज़ में क्यूरियोसिटी थी, जानने की इच्छा। वो थोड़ी थिन टाइप की लड़की थी, पतली सी बट सॉफ्ट स्किन थी और एकदम फ्रेश लग रही थी, पूरे एकदम यूथ वाइफ थी, एकदम यंग जनरेशन वाली। जाउन ने एक्टिंग करी, अरे एक आइटम उठाया था ड्रॉअर में रख दिया मैंने, दूसरे हाथ से अपना जो वो जख्म था उस पे ऐसे हाथ रख के कहता है, अरे कुछ नहीं छोड़ो जाने दो। और वापस से बोलने लग गया अपना, और बालों से ढक लिया था जख्म को, जो कि थोड़ा बहुत अब हील हो चुका था, एक तरीके से सिर्फ स्कार बचा था। उसने सिल्वर वाइन लीफ पॉकेट वॉच निकाली और टॉप दबाया और कवर ओपन करा। पिक्चर्स के फादर का था, आर्मी सार्जेंट थे, लास्ट वैल्यूएबल आइटम था उनका ये वॉच। वॉच बहुत ओल्ड थी, रिपेयर करवाई थी पर अब बेकार हो गई थी। बेसन ने यूज़ यूज़ उसे मतलब एक तरीके से ज़्यादा उसे यूज़ करना बंद कर दिया था। मलेशिया ने टूल लेके खुद से वॉच को फिक्स किया। उसने बोला कि अब ये चलती है। जाओ ने कवर देखा, सेकंड हैंड मूव नहीं कर रहा था। उसने डायल घुमाया और कोई साउंड ही नहीं आई। यानी पिछली बार जो ऐसे सेकंड हैंड से वो मूव करता था वो मूव भी नहीं करता था, लेकिन इस बार उसने करा तो अब कोई आवाज़ नहीं आई। जाओ कहता है लगता है फिर से खराब हो गई, आवाज़ ही नहीं आई ना इसलिए, लेकिन उसने सही करा था। मलेशिया ने दोबारा एक्सप्रेशन दिए और सीधा जाके उसकी वॉच अपने हाथ में ही ले ली। मलेशिया ने पॉकेट वॉच का टॉप बॉटम जो बटन था ना उसे एकदम खींच लिया, घुमाया, फिर टिक-टॉक आवाज़ आने लगी। जाओ शॉक में कहता है ये बटन टाइम एडजस्ट करने के लिए था क्या? फिर जो डोर की बेल होती है उसकी आवाज़ आई, 6 बार आवाज़ आई। मलेशिया ने फिर से टाइम एडजस्ट करा और फिर अब वो कहती है ठीक है। फिर जाओ को वापस से वॉच कर दी वापस। जाओ ने ऑकवर्ड स्माइल दिया, फिर मलेशिया ने उसे एकदम खतरनाक तरीके से एकदम देखा और फिर वहाँ से टॉवल उठाया, टॉयलेटरीज़ उठाई और उठा के चल दी अपने बाथरूम में। ज़ाओ सोचता हुआ कहता है, "ये एक्सप्रेशन ऐसा क्यों था? क्या वो मुझे बैल समझती है यानी डम्ब समझती है क्या?" उसने पॉकेट वॉच निकाली और वापस से उसमें ओपन खोल-मूंद करने लग गया भाई अपना, क्लिक-क्लिक आवाज़ आ रही थी उसमें। वो सोच में चला गया। वो कहता है, "क्लेन ने बिना साइलेंसर के सुसाइड किया, पर मलेशिया ने कुछ सुना ही नहीं, या ये सुसाइड ही नहीं था?" तभी मलेशिया वापस आती है। ज़ाओ अभी भी वॉच से ही खेल रहा था। मलेशिया कहते, "क्लैन, बचा हुआ ब्रेड निकाल लेना, नया लाना है, इंटरव्यू है। मटन और पीस यानी मटर होते हैं ना, मटर और मटन, ठीक है? ओके, वो लाना है जिससे मटन स्टू बनेगा, तो वो बनाने वाली है।" उसने स्टोव निकाला, चारकोल डाला, पानी में गरम किया, फिर कपबोर्ड से चीप सस्ती वाली टी लीव्स निकाली और 10 लीव्स डाल के प्रिटेंड टी बनाई। इसका नाम था प्रिटेंड टी। दोनों ने राई ब्रेड और चाय के साथ ब्रेकफास्ट किया। जाओ अंदर ही अंदर कहता है, टेस्ट तो बहुत बोरिंग है यार, बट भूख के चक्कर में सब चल रहा है, मेरा काम चलाना ही पड़ेगा। मलेशिया ने खाना फिनिश किया और बालों को अपने एडजस्ट करा और कहा कहा फ्रेश ब्रेड 8 पाउंड से ही लाना है और गर्मी में खराब हो जाता है इसलिए कम लाना, और मटन और पीस ले आना, भूलना मत इसको। जाओ कहता है ओके। मलेशिया ने फाइनल पिकिंग बोला, ब्रेड संभालना, ओल्ड वेल कप पहनी और ब्रेड कह रहा हूँ यहाँ पे, उसने ब्रेड को थोड़ा बहुत संभाला, खाया पिया और अपना जो कैप वैप पहनी थी उसको लिया, और जो उसने बुक वुक रखनी थी, जो भी बुक वो पढ़ती लिखती है ना इसलिए वो बुक वुक उठाया और निकल गई अपनी बहना तो। स्कूल 50 मिनट दूर था, कैरेज महंगा पड़ता था इसलिए वो चल के जाती थी। डोर से निकलते वक्त वो रुक गई। मलेशिया कहते, क्लैन मटन ज़्यादा मत लेना, ठीक है? बेसन संडे को आ सकता है और ब्रेड 8 पाउंड ही लेना है, ओके? जाओ कहता ऑलराइट श्योर। और फिर जाओ सोचता हुआ कहता है संडे संडे संडे, फिर याद आया 7 दिन का वीक, 12 मंथ्स का साल। ये जगह लगती है पैरेलल वर्ल्ड, एकदम ह्यूमन वर्ल्ड जैसी ही लग रही थी क्योंकि यहाँ पे भी सेम टाइम वाला उस हिसाब चलता था। मलेशिया डोर को बंद करके चली गई। जाओ डीप अपने सोच में डूब गया। वो कहता है लक रिचुअल पे ध्यान देना मुझे पड़ेगा, सॉरी पर मुझे तो घर लौटना ही पड़ेगा। यानी भाई का सीधा कहना है कि मैं अपना सामान जो तूने मेरे को बोला है मटन पीस ये सब लाने को वो तो ले आऊंगा, ब्रेड व्रेड साथ में अपने लिए भी लाऊंगा, और मैं तो शायद अगला डिनर करूँ ना करूँ उससे पहले तो मैं अपनी जगह पे वापस लौट जाऊंगा वही रिचुअल दोबारा करके। उसका तो ये कहना है, लेकिन वो लौट पाएगा या नहीं वो तो हमें आगे पता चलेगा। अब आगे सीन दिखाते हैं। कैथेड्रल की घंटी 7 बार बजी। जाओ मिंगरुई ने सूट पहना जैसे कोई एकदम फिल्म का हीरो होता है ना, इंग्लिश ड्रामा का। जाओ मुस्कुराते हुए कहता है, इंटरव्यू नहीं, बस कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने जा रहा हूँ रिचुअल के लिए। हैबिचुअल तरीके से फॉर्मल सूट पहन लिया था, फिर सूट उतार के एक ब्राउन येलो कोट और एक फेल्ट हैट होती है वो पहनी, और कुशन के नीचे से उसने पैसे निकाले। टोटल 8 नोट थे जिसमें से 2 5 सोली थी और 6 1 सोली थी। ये सब बेसन की सेविंग्स थी इंक्लूडिंग नेक्स्ट 3 दिन के खर्चे। जाओ नोट देख के कहता है, मनी का स्मेल, डिजाइन भी मस्त है, वाटरमार्क और इंक डिजाइन भी इतना मस्त है कि इंप्रेस हो गया देखकर। 2 सोली नोट्स पॉकेट में डाले,
बाकी वापस क्वेश्चन में छुपा दिए। फेल्ट हैट एडजस्ट की, जैकेट पहना, पेपर बैग उठाया और निकल पड़ा अपना बंदा। डोर के पास रुक गया। जाऊ सोचता हुआ कहता है, क्लेन की सुसाइडल सस्पिशियस थी। बहुत अजीब सा है ये मतलब एक कुछ अजीब है यहाँ पे, कुछ तो सच है यार। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो। वापस डेस्क गया, ड्रॉर खोला और ब्रेस रिवॉल्वर निकाला। ये एक ही पावरफुल सेल्फ डिफेंस का वेपन था उसके पास। जाओ सोचता हुआ कहता है, अगर मिस फायर हो गया तो। सॉल्यूशन सोचा। एम्प्टी चैम्बर को हैमर के साथ अलाइन किया। अगर गलती से फायर भी हो गया तो खाली बुलेट ही निकलेगी। और गन के वापस पॉकेट में उसने डाल दिया और लेफ्ट हैंड से गन होल्ड की, राइट हैंड से हेड प्रेस की और डोर खोल के यहाँ से बाहर निकल गया बंदा। कॉरिडोर में लाइट कम थी लेकिन वो सीधा बाहर निकला। सनलाइट और ठंडी हवा को अच्छे से फील कर रहा था। टिंजन सिटी का क्लाइमेट कूल था, यानी ठंडा टाइप का। इवन जुलाई में भी 30 डिग्रीज तापमान था। कितना बढ़िया होगा यार। दिल्ली देखो, क्या बताऊं मैं इसको। स्ट्रीट्स तो गंदी थी, पानी और खर्चा भी एकदम हर तरफ ज्यादा रहता था। और थोड़ा गंदा टाइप का इलाका था, एकदम टियर 3 सिटी मान लो। लो इनकम एरिया का टिपिकल सीन समझ जाओ। और स्ट्रीट वेंडर्स यहाँ पे चिल्ला रहे थे बाहर। बाहर देखते कोई कहता है रोस्टेड फिश ले लो, फ्रेश ऑलिस्टर कुछ होता है उसका सूप ले लो, एक बॉल फुल एनर्जी मिलेगी। तीसरा को होता है पोर्ट से फ्रेश फिश आ रही है, 5 पेंस में ले लो। चौथा कहता है मफिन्स और ईल सूप है, कॉम्बो मिलेगा, ले लो। कोई कहता है वेजिटेबल सस्ते हैं, फ्रेश हैं, ले लो। जाओ नोट्स और जितने भी गन दोनों को अच्छे से टाइट पकड़ के रखा था, नोट्स और गन को। और प्रेस करता हुआ भीड़ में एकदम एकदम अच्छे से साइड से निकलता हुआ जा रहा था। यहाँ पिक पॉकेट्स और स्टार्विंग किड्स भी एकदम घूम रहे थे, यानी चोर डकैत और बच्चे भीख मांगने वाले। क्राउड कम हुआ तो सीधा होकर स्ट्रीट के एंड तक उसने देखा और वहां एक एकॉर्डियन बजाने वाला बस्कर था। मेलोडी काफी सॉफ्ट थी, कभी एनर्जेटिक। उसके पास आसपास ना भूखे लोग और थोड़े से फटे जले कपड़े पहने वाले लोग भी थोड़ा डांस कर रहे थे और आसपास घूम रहे थे। और ऐसे ऐसे कर रहे थे जैसे उनका ये वर्ल्ड हो। एक डल और उदास लेडी पास से निकली। बस तभी से बच्चों को देखकर उसकी आंखों में थोड़ा सा लाइट आया, जैसे अपना पास्ट देख लिया हो। जाऊ ने उसे क्रॉस किया और सैमरिन बेकरी वाले स्ट्रीट में टर्न ले लिया। बेकरी में जा रहा था भाई अपना। बेकरी का मालिक एक 70 साल प्लस एक दादी माँ टाइप की थी, जिसका नाम था मिसेस वेंडी सिमरन। वाइट हेयर और हमेशा से स्माइल करती रहने वाली ये मतलब थोड़ी बुढ़िया टाइप औरत थी। जाओ मिंगुरे कहती है, मिसेस सिमरन 8 पाउंड श्री ब्रेड चाहिए मुझे। वेंडी थोड़े स्माइलिंग करते हुए कहती है, वेंडी इसका निकनेम है। तो वेंडी स्माइल करके कहती है, अरे क्रेन, बेसन कहाँ है? घर नहीं आया? जाओ कहता है 2 से 3 दिन में आ जाएगा। वेंडी कहती है, अच्छा, बेसन मेहनती लड़का है, उससे अच्छी बीवी मिलेगी। और तुम तो अब ग्रेजुएट हो गए हो, खोई यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री ग्रेजुएट, जल्दी पैसा कमाओगे। उस छोटी सी अपार्टमेंट में रहना बंद करो अब, कम से कम एक बाथरूम तो अपना होना ही चाहिए ना। जाओ कहता है, मिसेस सिमरन, आज तो आप काफी यंग लग रही हो। और ड्राई स्माइल देता है। अगर क्लेन का टिंजन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर हो जाता तो फैमिली का स्टैंडर्ड थोड़ा नेक्स्ट लेवल हो जाता, यानी अब स्टेबल हो जाता। जाओ को याद आया एक छोटी सी बंगलो का एक ड्रीम उसका, मतलब इसके मन में एक फ्लैशबैक था कि ये हमेशा से चाहता था, जो इसका पहले ओनर था ना बॉली का, वो चाहता था कि एक छोटा सा बंगलो हो, बैल्कनी हो, किचन हो, अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया हो, फुल बढ़िया सेटअप हो, एकदम एकदम मजा आ जाए, सुकून हो। उसका ये एक तरीके से याद थी। टेंजेंस यूनिवर्सिटी का प्रोबेशन सैलरी था 2 गोल्ड पाउंड वीक में मिलते थे। बाद में 3 गोल्ड पाउंड और 10 सोली तक बढ़ता था। बेसन की सैलरी थी सिर्फ 1 पाउंड और 10 सोली पर वीक। जाऊ सॉफ्टली कहता है, ये तो बिल्कुल 3 से 4 हज़ार और 15 हज़ार मंथ का फर्क है। यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर टिंजन यूनिवर्सिटी में मैं गया तो करीबन मुझे 15 हज़ार पे सैलरी मिलेगी, और जो मेरा भाई कमा रहा है बेसन, उसको जो सैलरी मिल रही है उसके हिसाब से तो वो 3 से 4 हज़ार पे ही मिल रही है। वेंडी कहता है, मैं तो हमेशा से यंग हूँ। ब्रेड पैक करते हुए बोले जा रही थी, और फिर कहती है 9 पेंस लगेंगे। जाओ कहता है 9 पेंस, 2 दिन पहले तो 11 थे। वेंडी कहती है, स्ट्रीट प्रोटेस्ट को थैंक यू बोलो, ग्रीन एक्ट हट चुका है, यहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते हैं। जाऊ ने एक नोट दिया, 3 कॉपर पेंस मिले। ब्रेड का बैग उठाया और सीधा चला लेट्यूट मीट मार्केट की तरफ। मलेशिया ने उसे मटन स्ट्यू बनाने को बोला था ना, इसलिए भाई अपना मीट लेने गया था। अब क्रॉस रोड पे सर्कस वाले फ्लेयर्स यहाँ पे इधर से उधर घूमे जा रहे थे, बात कर रहे थे। इधर से उधर सर्कस, थोड़ा मेले जैसा सीन होता है ना, वैसे टाइप के जोकर वोकर घूम रहे थे। जाओ जो वहाँ पे फ्लेयर होते हैं ना, एक तरीके से जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं, ट्यूशन वूशन जा रहे होते हैं, बीच में कहीं पे जाके कोई बंदा हमें एक चार्ट पकड़ा जाता है कि ये देखो यहाँ पे कोई कंप्यूटर क्लास खुली है, यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। वही पर्चा जानते होगे, वही वाला यहाँ पे इसको भी पर्चा पकड़ा दिया था।
तो वही ये फ्लेयर पकड़ते हुए कहता है, सर्कस कल नाइट में है, मलेशिया को पसंद आएगा, बट टिकट का प्राइस क्या होगा देखता हूँ। तभी एक आवाज़ आई, मिस्टीरियस वीमेन वहाँ पे आती है, कहती है डेविनेशन ट्राई करोगे? ज़ाओ ने देखा एक वीमेन लॉन्ग ब्लैक ड्रेस में थी, पॉइंटेड हैट पहने हुए। उसके पास एक छोटी-सी टेंट था जिसके अंदर वो शायद कुछ करती होगी, तो वो टेंट के पास से ही आई थी। ज़ाओ कहता है नो, अभी मेरे पास पैसा ही नहीं है। वीमेन कहती है मेरा टैरेट बहुत ही एक्यूरेट है। टैरेट? ज़ाओ एकदम शॉक्ड रह गया। अर्थ वाले टैरेट कार्ड्स उसे याद आ गए। सेम प्रोनंसिएशन भी यहाँ पे भी थी और सेम डिविनेशन कार्ड्स यहाँ पे थे। उसके दिमाग में कुछ फ्लैश हुआ। रज़ूले गुस्ता, एक जीनियस लीडर, स्टीम इंजन इन्वेंट किया था उसने, शिप इम्प्रूव किए थे, एंटीस किंगडम का राज एकदम राजा था, एक तरीके से राज किया था वहाँ पे। एक तरीके से मान लो बड़ा खतरनाक बंदा था, एम्परर बन गया था खुद से वो। और वही बंदा था जिसमें मतलब जिसने ना यहाँ पे आके टैरेट डिविनेशन इन्वेंट किया था। कार्ड्स, पेपर बेस्ड सिस्टम, और ये जो पेपर बेस्ड सिस्टम होता है ना, इवन पॉपुलर अर्थ वाले गेम्स जैसे अपग्रेड, टेक्सास पोकर, सब उसने ही बनाए थे। यहाँ पे भी वो चीज़ें थी जो अर्थ पे मिलती थी। बट एंड में उसने बिट्रे कर दिया, मतलब एक तरीके से उसे धोखा दे दिया गया। व्हाइट मैपल पैलेस में उसे मार दिया गया। अच्छा, तो भाई के साथ ये हो गया था, लेकिन बहुत लेजेंडरी बंदा था ये अपने टाइम का। सोचो इस बंदे ने मतलब यही वो बंदा था जो इस दुनिया में आया, अपने मेन कैरेक्टर से पहले आया था। इसने सोचो शिप इम्प्रूव करी, शिप विप बनाई, स्टीम इंजन बनाया, साथ में कितनी चीज़ें इसने बनाई, सब कुछ बढ़िया सिस्टम बनाया, टैक्स वैक्स का सिस्टम बनाया, सब कुछ बनाया। एकदम अपने अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा था यहाँ पे। लेकिन भाई के साथ एकदम धोखा-वोखा हुआ और एंड में भाई को मार दिया गया। तो क्या बोले अब। और एक इसके साथ इतना गलत हुआ। यहाँ पे ज़ाओ एकदम फेस उसका पेल हो गया। कहता है क्या? क्या ये भी कोई ट्रांसमाइग्रेटर था? बिल्कुल। ज़ाओ क्यूरियस होके कहता है, अगर प्राइस ठीक हुआ तो मैं ये टैरेट डिविनेशन है ना वो ट्राई करना चाहूँगा। ये ब्लैक लेडी से कह रहा था, वो मतलब ब्लैक ड्रेस वाली जो लेडी थी। वुमेन यहाँ पे स्माइलिंग करते हुए कहती है, सर आज आपके मतलब आज ना पहले कस्टमर आए हो यहाँ पे, तो एक तरीके से मैं फ्री में कर दूँगी आपके लिए। ज़ाओ मिंगरुई मन ही मन में कहता है, फ्री? फ्री के चक्कर तो बड़ा महँगा पड़ता है। और ये बात सच भी है यार। मतलब जो फ्री की जो चीज़ होती है ना बहुत गंदा कॉस्ट लेती है तुमसे। ₹4 दे के ₹10 लूट लेना, ये तो रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। उसने डिसाइड किया कि कुछ और सर्विस ऑफ़र हुई तो सीधा ना बोल देगा। उसके दिमाग में एक थॉट आया, अगर तू इतनी बड़ी मतलब एक साइकिक है, तो ये बता कि मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट कैसे हुआ? ये थॉट दिमाग में आया, मुँह पे नहीं बोला इसने ये चीज़। फिर वो रेड येलो फेस पेंट वाली विमेन के पीछे-पीछे टेंट के अंदर चला गया। टेंट के अंदर अंधेरा था, बस थोड़ी-सी ही लाइट आई थी। टेबल पर ना टैरेट कार्ड पड़े हुए थे। विमेन साइलेंट थी, ब्लैक ड्रेस पहने हुए, पॉइंटी हैट में, कैंडल जलाई। टेंट का वाइब और मिस्टीरियस बन गया। ज़ाओ क्वाइटली बैठा था, उसकी नज़र कार्ड्स पे गई। द मैजिशियन, द एम्परर, द हैंग्ड मैन और टेम्परेंस, ये सब कार्ड जाने-पहचाने लग रहे थे। तभी विमेन ने सारे कार्ड्स इकट्ठा किए और उनके सामने रख दी गई, अपने मेन कैरेक्टर के। विमेन कहती है, कार्ड्स शफल करो। शफल करने के बाद डेक आउट करो। ज़ाओ ज़ाओ कहता है, मैं शफल करूँ? विमेन कहती है, ऑफ कोर्स। हर किसी का डेस्टिनी उसके खुद के ही मतलब उसे अपने हाथों से ही अनलॉक करना पड़ता है। मैं उसका बस मैं उसकी एक तरीके से एक रीडर हूँ ना, तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। ज़ाओ थोड़ा-सा डाउट में पूछता है, इसमें एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लगेगा ना? वुमेन कहती है नहीं, सब फ्री है। ज़ाओ ने थोड़ा रिलैक्स होके कार्ड्स को शफल किया, फिर कट किया। ज़ाओ कहता है डन। वुमेन ने पूछा, तुमने क्या पूछना है? तुम क्या पूछना चाहते हो? तो मतलब पूछना चाहती थी ना ज़ाओ, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर क्या? तो यहाँ पे विमेन स्माइल करते हुए बोलती है, तो फिर दोबारा शफ़ल करो। यानी अगर उसे प्रेज़ेंट के बारे में जानना है, पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर कुछ में अगर जानना है तो दोबारा शफ़ल करो। जब तक क्वेश्चन क्लियर होता है, रीडिंग एग्ज़ैक्ट नहीं आती है। ज़ाओ कहता है मतलब फर्स्ट राउंड टाइम पास था क्या? सिर्फ़ 2 बार फ्री बोला ना मैंने। पर फिर उसने ना फिर से शफ़ल कर दिया जो उसने बोला था, लेडी ने दोबारा से करा। ज़ाओ कहता है अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, अब तो शफ़ल भी हो गया, अब तो दिखा दोगे? विमेन कहती है कि नहीं। उसने 3 कार्ड्स पिक करे, कहती है लेफ्ट, सेंटर और राइट, तीनों कार्ड रख के कहती है तीनों कार्ड देखो, लेफ्ट, सेंटर, राइट वाले। विमेन कहती है लेफ्ट वाला ना तुम्हारा पास्ट है, सेंटर वाला तुम्हारा प्रेजेंट है और राइट वाला तुम्हारा फ्यूचर है। फिर उसने पूछा कौन सा कार्ड पहले देखना चाहोगे? जाओ कहता है प्रेजेंट। कार्ड फ्लिप होता है, एक कलरफुल ड्रेस्ड बंदा स्टिक उठाए, पीछे डॉग, कार्ड नंबर 0। विमेन कहती है द फूल। जाओ कहता है स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। ये तो टिपिकल टैरेट कार्ड्स का इंटरप्रिटेशन लग रहा है। तभी टेंट का जो वो पीछे का पर्दा होता है ना सडनली खुल जाता है और ब्राइट लाइट एकदम से एंग्री वॉइस में कोई आता है, एकदम ब्राइट लाइट आती है तो एकदम एंग्री वॉइस में एक औरत आती है।
वो औरत का हमें नाम नहीं बताया, बस वो इतना कह दिया है, "तू फिर से मेरी जगह पे लेके लोगों का फॉर्च्यून देख रही है, हैं? वापस जा, तू सिर्फ एक एनिमल ट्रेनर है, ये सब क्या कर रही है?" ज़ाओ देखता हुआ कहता है, "एक और सेम ऐसी ही औरत? ये क्या? सेम रेड येलो पेंट, ब्लैक ड्रेस, थोड़ी स्लिम और टॉल, ये क्या?" फेक फॉर्च्यून टेलर ऑकवर्डली यहाँ पे बोलती है। यानी जो अभी तक फॉर्च्यून बता रही थी ना जो औरत, वो असल में फेक थी। असल में वो एक एनिमल ट्रेनर थी और असली वाली आ गई थी। तो अब ये फेक वुमेन हो गई ना। अब ये फेक है नहीं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन अब ये जो भी फेक थी वो ऑकवर्डली कहती है इग्नोर करो, बस मुझे ये काम पसंद है। पर सच कह रही हूँ, मेरी जो रीडिंग्स है ना कभी फेल नहीं जाती हैं। ये फेक वुमेन कह रही थी अपनी ज़ाओ मिंगरुई से। फिर वो अपना ड्रेस उठाकर वहाँ से भाग जाती है। अब जो रियल वीमेन आती है वो कहती है, "सर, अब मैं आपके कार्ड्स रीड करूँ क्या?" ज़ाओ सीरियसली पूछता है फिर से, "फ्री है?" जो रियल वीमेन थी वो कहती है, "नहीं, फ्री तो नहीं है।" तो ज़ाओ कहता है, "तो रहने दो।" उसने हाथ वापस लिया, पॉकेट में पैसा और रिवॉल्वर चेक किया और टेंट से निकल गया। ज़ाओ कहता है, "सीरियसली? एक एनिमल ट्रेनर ने मेरा टैरेट किया?" फिर वो लेट्यूस एंड मीट मार्केट गया। 7 पेंस में 1 पाउंड चीप मटन और बोर्ड बीन्स और कैबेज, अनियन, पोटैटोज़ के लिए साथ ही पहले लिया हुआ ब्रेड भी ऐड कर लिया। टोटल 25 कॉपर पेनीज़ यानी 2 सोली और 1 पेंस खर्च हुआ। ज़ाओ कहता है, "पैसे बिल्कुल भी नहीं बचते हैं मेरे। क्या बताऊँ, पुअर बेसन है।" यानी अपने भाई को कह रहा है कि उसके सारे पैसे मैं ख़त्म ही कर देता हूँ। अपने दोनों नोट्स खर्च कर दिए थे और पॉकेट वाला बस 1 पेनी यूज़ करना पड़ा था। फिर बिना कुछ सोचे समझे भाई ने जल्दी से घर लौट गया। उसके पास सब कुछ था लक रिचुअल करने के लिए, क्योंकि उसने थोड़ा एक्स्ट्रा सब्जियाँ भी खरीद ली थी ना इसलिए। और घर पहुँचने के बाद ज़ाओ मिंगरुई ने रिचुअल शुरू नहीं करा। पहले उसने ब्लेसिंग स्टेम फ्रॉम द इमॉर्टल लॉर्ड हेवन और अर्थ को लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा, क्योंकि ये तो उसके अर्थ की लैंग्वेज थी ना, ये जो मंत्र थे वो अर्थ की लैंग्वेज में थे। तो सबसे पहले उसने इस लैंग्वेज को ना अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा जो यहाँ की थी। ट्रांसलेट किया फैसिक और लियोन में। सोचा अगर असली चांट काम नहीं किया तो कम से कम ये वाली लैंग्वेज तो ट्राई करना पड़ेगा ना जो इस दुनिया की है। रिचुअल के लिए उसने 4 राई ब्रेड के टुकड़े अलग-अलग जगहों पे रख दिए रूम में। फिर शांत होके रूम के सेंटर में गया और स्क्वायर शेप में एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हर स्टेप पे अलग-अलग चांट बोला। ज़ाओ मिंगरुई कहता है, "ब्लेसिंग स्टैम्प फ्रॉम द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। ब्लेसिंग स्टैम्प फ्रॉम द स्काई लॉर्ड of heaven and earth. Blessing stem from the exalted teach of heaven and earth. Blessing stem from the celestial worthy of heaven and earth." फिर वो वापस ओरिजिनल जगह पे आके आंखें बंद करके रिजल्ट का वेट करने लगा। हवा सडनली रुक गई थी, सब कुछ एकदम मिस्टीरियस लगने लगा था। तभी एक अजीब सी आवाज आई, कभी रियल कभी क्रेजी, उसके कान के आसपास सुनाई दी। बिना मतलब समझे जाओ को सुनने के लिए फोर्स्ड फील करने लगी। कुछ अजीब सा हो रहा था इसके साथ, यानी कुछ ऐसी आवाज आ रही थी जो ये नहीं चाहता है ना सुनने को, फिर भी उसे सुनना पड़ रहा था। उसका सर फटा जा रहा था, जैसे किसी ने ड्रिल घुसा दी उसके दिमाग में। ज़ाओ मिंगरू सोचता हुआ कहता है, "अगर खुद मौत को बुलाओगे तो ज़िंदा कैसे रहोगे?" पेन एक्सट्रीम लेवल पे पहुँच गया था, तभी आवाज़ सडनली से गायब हो गई, सब वापस से क्वाइट हो गया। ज़ाओ ने आँखें खोली, सामने था ग्रे फ्रॉग, मतलब फॉग, सॉरी फ्रॉग कह दिया मैंने, एक तरीके का बहुत ग्रे कलर का धुआँ ही धुआँ। उसमें कुछ क्रिम्सन स्टार्स थे। उसने एक क्रिम्सन स्टार को हाथ लगाया और उसकी बॉडी से एक मार्क निकला जो उस स्टार को जला दिया क्रिम्सन लाइट में। ज़ाओ पैनिक में दूसरा स्टार छू लेता है और फिर से लाइट ब्रस्ट हो जाती है एकदम से, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, स्पिरिट भी डिसॉल्व होने लगती है। अब कट टू सीन दिखाया जाता है लियोन किंगडम, बैकलून ब्लैकलून, ये किसका अजीब-सा नाम है। एक रॉयल मैंशन में ऑन्ड्रे हॉल मिरर के सामने बैठी थी। यहाँ पे सीन कट हो गया है, दूसरी लड़की की सीन दिखाया जा रहा है। आपको याद होगा ये येलो बालों वाली लड़की मिरर देख रही थी। एनीमे में सीन देखा होगा आपने, वही। एंड्रे ऑन्ड्रिया एड्रिया जो भी है इसका नाम, हम कहते हैं। मिरर मिरर अवेकन इन द नेम ऑफ हॉल फैमिली आई कमांड यू टू अवेकन। ये चांट, ये एक लाइन थी जो कहती है लड़की। 10 मिनट ट्राई करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये बोलने के बाद वो नाराज होके बोलती है, "पापा ने झूठ बोला, ये कोई ट्रेजर वगैरह नहीं है।" तभी मिरर से क्रिस्टल लाइट निकलने लगी और पूरा का पूरा उसे कवर कर लिया। अब यानी ये बंदी अब यहाँ से गायब हो जाएगी। अब दिखाया जाता है, सीन कट होता है दूसरी जगह। सोनिया सी, एक ओल्ड सेल बोट स्टॉर्म चल रही थी, उसके डेक पे एक एल्गर विल्सन खड़ा था, लाइटनिंग डिजाइन वाला रोब, हाथ में एक वेड सी बोतल जिसमें कभी बबल्स, कभी स्नो और कभी वाइन आ रही थी। एल्गर कहता है, "स्टिल घोस्ट शार्क का ब्लड मिसिंग है यहाँ पे।" तभी बोतल और हाथ के बीच का एक क्रिम्सन फ्लैश हुआ और एक सराउंडिंग को कवर कर लेती है।
वापस ग्रे फॉग में ऑन्ड्रे हॉल और एल्गर दोनों कंफ्यूज्ड होकर शॉक्ड थे क्योंकि ये दोनों टेलीपोर्ट हो चुके हैं अपने मेन कैरेक्टर के सामने। उन्होंने देखा सामने का आदमी भी सेम कंफ्यूजन के साथ खड़ा था। अब वो था जाओ मिंगरुई। ऑन्ड्रे कहता है सर ये जगह क्या है। थोड़ा साइलेंस के बाद ऑन्ड्रे और एल्गर दोनों एक साथ बोलते हैं। दोनों कहते हैं तुम क्या करने वाले हो। तुम लोगों ने कुछ नोटिस करा है यहाँ पे? अगर मैं ऑफ टॉपिक बोलूँ ना तो इस बंदे ने ज़ाओ मिंगरुई ने क्या करा जब वो यहाँ पे पहली-पहली बार फॉग में आया तो इसने ना 2 स्टार को टच करा। यहाँ पे जो कुछ स्टार थे फिर वो अचानक से आग में जल गए, क्रिम्सन सी लाइट निकली, जल गए ना वो स्टार। तो इसने 2 स्टार को टच करा, सोचो 2 लोग आए, तो क्या पता है तीसरे स्टार को टच करेगा तो क्या पता तीसरा बंदा आए, क्या पता यही तरीका हो जिससे लोगों को बुलाया जाता हो, है ना? ये बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स है जो हमें एनीमे में नहीं देखने को मिली थी, वो हमें धीरे-धीरे आगे पता चलेंगी, लेकिन वेब नॉवल में ना हमें ऐसे ही सब पता चलता रहेगा आगे। अब ऑड्रे और एल्गर दोनों ना, ये जो ऑड्रे है लड़की है और एल्गर लड़का है तो ध्यान रखना। तो ये दोनों लियोन लैंग्वेज में बोल रहे थे और सेम टेंस वाइब के साथ कह रहे थे। ज़ाओ मिग्रुई सोचता हुआ कहता है मैं कहाँ हूँ? क्या करने आया हूँ? मुझे भी नहीं पता। उसने 2 ऑप्शन सोचे। पहला, विक्टिम बन जाओ, ट्रस्ट ले लो। दूसरा, मिस्टीरियस बने रहो, इन्फो लो और सिचुएशन का फ़ायदा उठाओ। उसने सेकंड प्लान चूज़ करा कि भाई फ़ायदा उठाएँगे। फॉग में कुछ सेकंड साइलेंस के बाद ज़ाओ मिग्रुई एकदम शांत टोन में कहता है अटेम्प्ट। ऑन्ड्रे कंफ्यूज होकर कहती है क्या अटेम्प्ट? अटेम्प्ट खत्म हुआ? हम वापस जा सकते हैं क्या? एल्गर चुप था, बस ऑब्जर्व कर रहा था। जाओ ने दोनों को ध्यान से देखा। एक टॉल बॉन्ड, एक वो जो होती है एक ब्लॉन्ड गर्ल, ब्लॉन्डी जिसे कहते हैं एक तरीके से, जिसमें बाल होते हैं वैसे टाइप के, उसे वैसे ही कह रहा था। वो गर्ल, एक डार्क ब्लू हेयर्ड मैन, ये दोनों यहाँ पे थे। तब उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये लोग एक्चुअल में नहीं है, ये प्रोजेक्शन है क्रिम्सन स्टार के थ्रू, और जब कनेक्शन कट होगा ये लोग वापस चले जाएंगे। जाओ मिंग्रोई लाइट स्माइल के साथ कहता है अगर प्रॉपर रिक्वेस्ट करो तो अभी भी वापस भेज सकता हूँ। ऑन्ड्रे रिलैक्स हो गई, उसका डर अब कम हुआ, पर वो जानना नहीं चाहती थी कि ये सीन क्या है। ऑन्ड्रे एक्साइटेड होकर कहती है ये एक्सपीरियंस अमेजिंग है, मुझे मिस्ट्री और सुपर नेचुरल चीज़ें पसंद है सर, मैं बियॉन्डर कैसे बन सकती हूँ? जाओ माइंड में कहता है मुझे कुछ नहीं पता, मतलब उसे खुद भी नहीं पता, कुछ नहीं पता तो क्या बताएगा। तभी उसने सोचा ये सब मतलब इतना खड़े-खड़े ऑकवर्ड सा लग रहा है, थोड़ा मिस्टीरियस सेटअप होना चाहिए ना तब मज़ा आएगा। उसने सोचा था क्योंकि ये सब लोग खड़े होके बातें कर रहे थे ना, जैसे ही इसने सोचा ना फॉग हिलने लगा, नेक्स्ट सेकंड ही ग्रैंड पैलेस जैसा हॉल बन गया। ह्यूज स्टोन पिलर, एक डोम टाइप स्ट्रक्चर, एक लॉन्ग ब्रोंज टेबल जिसमें कम से कम 10 क्रिम्सन लाइट बैक्स स्टार दोनों साइड से आ गए। और ऑन्ड्रे देखते हुए रह गए, कह रही हाउ फैसिनेटिंग। जाओ एकदम शांत टेबल को टच करते हुए कहता है साइलेंट एक्सप्रेशन के साथ कि मतलब यहाँ पे बैठने को ही कह रहा है ना, दिखाते हुए कि बैठ जाओ, सीटें वीटें आ गई थी। तभी ऑल्गर ने ऑन्ड्रे का क्वेश्चन का आंसर दिया। एल्गर कहता है अगर तुम लियोन हो और बियॉन्डर बनना चाहती हो तो एवरनाइट गॉडेस, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म या गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के चर्चेस ज्वाइन कर लो। यहाँ पे चर्चेस होते हैं और ये जो चर्चेस होते हैं ना, यहाँ को बहुत पावरफुल चर्चेस होते हैं। एक तरीके से ये लोग बहुत सब कुछ चलाते हैं। चर्च जो चीज़ है ना बहुत चलाती है, पावरफुल चीज़ है, खतरनाक पावर मान लो, सुपर फोर्स। एल्गर कहती है ज़्यादा लोगों की पूरी लाइफ में कभी बियॉन्डर बनते ही नहीं, बातें उन्हें पता ही नहीं है, पर मैं कंफर्म करता हूँ कोर्ट्स और रेटी, एक तरीके से टेरिब्यूनल्स और सीक्रेट एजेंसीज में भी, टेरिब्यूनल्स एक पता नहीं कुछ होगी ऑर्गेनाइजेशन को कहते होंगे, और सीक्रेट एजेंसीज में भी बियॉन्डर्स होते हैं। पहले से मतलब कम है लेकिन होते ज़रूर हैं इन सारी जगहों पे, जैसे कोर्ट या ट्राइब्यूनल्स और सीक्रेट एजेंसीज। और जाओ क्वाइटली सुन रहा था पर प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके माइंड में एक इन्फो फ्लैश हुआ, आयरन एज मतलब फिफ्थ इपोच जो 1349 साल पहले स्टार्ट हुआ था। ऑन्ड्रे क्वाइटली एल्गार की बातें सुनी और सॉफ्टली एकदम सुन रही थी, अच्छे से बस रिएक्शन दे रही थी अच्छे से सुनने का। यहाँ पे रिप्लाई, इतना सुनने के बाद रिप्लाई करती है अपनी ऑन्ड्री, कहती है मिस्टर मुझे सब पता है, नाइट हॉक्स, मैंडेटेड पनिशर, मशीनरी हाई माइंड, पर मैं अपनी फ्रीडम नहीं खोना चाहती ना। एल्गर स्लोली कहता है बिना सेक्रीफाइस के बियॉन्डर बनना पॉसिबल ही नहीं है। अगर चर्चेस ज्वाइन नहीं करना तो या तो पुराने रॉयल फैमिलीज के पास जाओ या फिर अपनी किस्मत पे छोड़ो और किसी सीक्रेट इविल ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढो। ऑन्ड्रे कंफ्यूज थी, वो कहती है और कोई वे नहीं है क्या? एल्गर थोड़ा साइलेंट रहा, फिर जाओ मिंगरुई की तरफ देखा जो बस जब एकदम चुपचाप अपना जो मेन कैरेक्टर था इन सबको देख के ऑब्जर्व कर रहा था, और यही अपना एल्गार भी नोटिस कर रहा था कि ये जो बंदा है सामने बड़ा मिस्टीरियस है, सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है। एल्गार सीरियस टोन में कहता है मेरे पास 2 सीक्वेंस 9 पोर्शन फार्मूला है। जाओ माइंड में कहता है सीक्वेंस 9,
ऑन्ड्रे एक्साइटेड होते हुए कहती है, कौन से दोनों हैं? यानी ये बताना चाह रहा था अपना एल्गर जो बोट वाला बंदा है, ये कह रहा है इसके पास ना, मैंने जैसे बोला सीक्वेंस होते हैं इसमें, 9 सीक्वेंस होते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक, और सबसे लास्ट में होता है 9वां नंबर। 9 से बंदा जब पावरफुल होगा तो 8 पे आएगा, 8 से 7 पे, 7 से 6 पे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है? और 0 वाला गॉड समझ जाओ। तो अभी ये बस इतना कहना चाह रहा था अपना एल्गर, जो बोट वाला बंदा है, कि इसके पास ना 2 पोर्शंस पड़े हैं, जो कि रैंक 9 के हैं। हम सीक्वेंस को रैंक 9 कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, रैंक 9 के इसके पास पोर्शन पड़े थे। ऑन्ड्रे एक्साइटेड होते हुए कहती है, क्या? कौन से हैं, कौन से हैं? एल्गर कहता है, पहला सेलर, इससे बैलेंस इनसेल लेवल का हो जाता है, तूफानी शिप पे भी इजीली वॉक कर सकते हो। स्किन के अंदर इल्यूजनरी स्केल आते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और अंडर वाटर में तुम फिश जैसे स्विम कर सकते हो। ऑन्ड्रे कहती है, साउंड तो अमेजिंग है, बढ़िया लग रहा है। लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स वाले, कीपर ऑफ द सीज, यही है ना? एल्गर कहता है, हाँ। पहले वैसे ही कहते थे इसको। अब दूसरा बताता है कि इसके बाद दूसरा है, दूसरा था स्पेक्टेटर। तुम्हारा माइंड और ऑब्जर्वेशन दोनों अल्ट्रा शार्प हो जाएगा। जैसे प्लेस में ऑडियंस होती है, और वैसे ही तुम लोग रियल वर्ल्ड के एक्टर्स को जज कर पाओगे, उनके इमोशंस और बिहेवियर, उनके रियल थॉट ये सब करने के बाद समझ जाओगे, अगर तुम ये वाला यूज करते हो पोशन तो। एल्गार एकदम स्ट्रिक्ट टोन में कहता है, पर याद रखना, चाहे पार्टी हो या स्ट्रीट, स्पेक्टेटर सिर्फ स्पेक्टेटर ही होता है, यानी सिर्फ देखने वाला ही होता है, उंगली नहीं कर सकता बीच के मेन इवेंट में वो। ऑन्ड्रे एकदम शाइनी आइज के साथ कहती है, मुझे स्पेक्टेटर वाली फीलिंग पसंद आ गई। इसका फॉर्मूला कैसे मिलेगा? क्या ट्रेड करूं? एल्गार रेडी टोन में कहता है, घोस्ट शार्क ब्लड कम से कम 100 ml चाहिए। ऑन्ड्रे कहती है, अगर मैं ले आई तो कैसे दूं? मुझे कैसे विश्वास होगा कि तुम जो फॉर्मूला है वो मुझे दे दोगे? अगर वही ना डील कैसे पक्की होगी, कि कोई एग्रीमेंट होना चाहिए ना, कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, और क्या भरोसा है कि अगर मैं तुम्हें दूं तुम मुझे वापस ना दो, मेरा मतलब जो मेरी चीज़ है वो ना दो, है ना? तो एल्गार यहाँ पे कॉन्फिडेंटली कहता है, मैं एक एड्रेस दूंगा, तुम ब्लड भेजना, मैं ये जो फॉर्मूला है तुम्हें पोस्ट करूंगा या यहीं पे बता दूंगा, ठीक है? एल्गर जाओ की तरफ देखते हुए कहता है अब, और हम दोनों के लिए गारंटी तुम हो सर, तुम्हारे सामने ही कोई वादा तोड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। यानी ये लोग ना अपने जो मेन कैरेक्टर है उसको भाई एकदम भगवान समझ रहे हैं, एकदम गॉड समझ रहे हैं, कि भाई कौन बैठा है सामने वाला। और यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर भी फुल एक्टिंग टोन में है, फुल एक्ट कर रहा है, वो भी ऐसे ही बैठा है कि हाँ भाई, हम हमारे आगे कोई बोल सकता है क्या कुछ? तो एक तरीके से एल्गर भी यही समझ गया था, तो उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो अपना जाऊ बंदा है ना, उसकी तरफ उसने देखते हुए बोला कि भाई ये बंदा बड़ा खतरनाक है, ये हमारा एक मेन बीच का पार्टनर बनेगा, इसको सब पता होगा, इसके सामने ही सारी डील होगी, और इसके सामने कोई डील तोड़ने की कोशिश भी नहीं कर सकता। उसे इतना भरोसा था। ऑन्ड्रे क्विकली एग्री करते हुए कहती है, हाँ, हाँ सर, प्लीज़, प्लीज़ हमारी डील के जो विटनेस है ना आप बन जाओ, यानी अपने जाऊ को बोला जा रहा था। फिर उसे एक बात याद आई। ऑन्ड्रे जल्दी से कहती है, सर, हम आपको क्या कहकर बुलाना, मतलब क्या कहकर बुलाएँ, क्या बोलें आपको? एल्गर सीरियसली कहता है, सर, हम आपको किस नाम से एड्रेस करें? कौन हैं आप? है ना? इस तरीके से। ज़ाओ मिंगरुई थोड़ा-सा शॉक्ड हुआ। ब्रोंज़ टेबल पे हल्की सी टैपिंग की आवाज़ आई। फिर कामली फिंगर्स को फ़ोल्ड करा और स्माइल के साथ कहता है, मुझे बुलाओ, द फूल। ज़ाओ फिर से कहता है, तुम मुझे द फूल कहकर बुला सकते हो। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज गई, बट ऑन्ड्रे और एल्गर के दिल में वो नाम एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ गया, मिस्टीरियस, पावरफुल, और कुछ अलग सा ऑरा, कुछ अलग सी वाइब। ऑन्ड्रे रिस्पेक्टफुली कहती है, मिस्टर फूल, क्या आप हमारे ट्रेड के विटनेस बनोगे? ज़ाओ शांत एक तरीके से कहता है, इट्स नथिंग। एल्गर कहता है, हमारा हॉर्नर होगा मिस्टर फूल। ज़ाओ कहता है, शुरू करो। एल्गर ऑन्ड्रे से कहता है, अपनी लड़की से कहता है, घोस्ट शार्क का ब्लड मिल जाए तो उसे प्रिटीज हार्बर के पेलिकन स्ट्रीट पे वॉरियर एंड सी पर भेज देना। बॉस विलियम्स को कहना कैप्टन के लिए है। रिसीव होने के बाद एड्रेस दोगी या फॉर्मूला यही बता दूँ? ऑन्ड्रे सोचते हुए कहती है, यही बताना है, थोड़ा सा रिस्की है, बट याद रख लूंगी। ऑन्ड्रे सडनली कहती है, मिस्टर फूल, आप चाहो तो ऐसे और गैदरिंग्स भी कर सकते हो, जैसे मतलब अभी इन दोनों को बुलाया गया ना, ऐसे और भी आगे बुला सकते हो। एल्गर यहाँ पे एग्री करते हुए कहता है, हाँ मिस्टर फूल, ये गैदरिंग्स काफ़ी यूज़फुल हो सकती हैं, शायद हम आपकी हेल्प भी कर सके फ्यूचर में। जाओ माइंड में कहता है, ज़्यादा गैदरिंग्स बराबर ज़्यादा नॉलेज, बट रिस्क भी ज़्यादा है। टेबल पे हल्की सी टैपिंग करते हुए उसने डिसाइड कर लिया था। जाओ स्माइल करते हुए अब कहता है, मुझे फेयर एक्सचेंज पसंद है, तुम दोनों की हेल्प वेस्ट नहीं जाएगी। हर मंडे 3 बजे शाम में ट्राई करना कि अकेले रहो, जब सब सेटअप हो जाएगा तो तुम प्री प्लान कर सकते हो। ऑन्ड्रे एक्साइटेड होते होते कहती है, तो हम अपने कॉल साइन रख लें, रियल नेम नहीं यूज़ कर सकते ना हम? तो जाओ कहता है, गुड आइडिया, बिल्कुल।
ऑन्ड्रे यहाँ पे कहती है सोचते हुए, आप हो मिस्टर फूल, टैरेट कार्ड से इंस्पायर्ड हैं, तो सबकी डिज़ाइनें मतलब जितनी भी डिज़ाइन्स होंगी ना यहाँ पे, सारे के सारे टैरेट से ही होंगे और आज से मेरा नाम होगा जस्टिस। ऑन्ड्रे यहाँ पे स्माइल करते हुए एल्गर की तरफ कहती है, और तुम्हारा तुम्हारा एल्गर अपना खुद ही नाम कह देता है, और मैं हूँगा द हैंज्ड मैन। ऑन्ड्रे यहाँ पे हैप्पी होते हुए कहती है, तो हम हो गए हैं टैरेट कार्ड्स के क्लब, एक हमने यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स हैं टैरेट कार्ड्स के। और मिस्टर फूल, ये ठीक है ना? ज़ाओ कैजुअल टोन में कहता है, छोटी-छोटी बातें तुम लोग डिसाइड कर सकते हो। ऑन्ड्रे एकदम थ्रिल टोन में कहती है, थैंक यू। ऑन्ड्रे फिर एल्गर से कहती है, मिस्टर हैंजमैन, एड्रेस दोबारा बोलिए प्लीज़, मैं याद रखना चाहती हूँ। एल्गर कहता है, नो प्रॉब्लम। एड्रेस रिपीट करता है वो। ऑन्ड्रे एक्साइटेड होते हुए कहती है, सुना है टैरेट कार्ड्स एम्परर रोज़ेले ने बनाए थे एक गेम के लिए, बट फ्यूचर प्रेडिक्ट भी करते हैं क्या? सच है क्या ये? अब यहाँ पे एल्गर रिप्लाई करते हुए कहता है, नहीं, ज़्यादातर टाइम पे डिविनेशन इंसान के खुद के अंदर से होती है। हर किसी में थोड़ा सा स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है जो उन्हें स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ने के थोड़ा बहुत चांस देता है, बट नॉर्मल लोग साइंस को नोटिस नहीं करते या समझ नहीं पाते। टैरेट कार्ड्स एक टूल है, सिंबॉलिक और लॉजिकल, जो साइन को समझने में हेल्प करता है, जैसे सपने और उनके इंटरप्रेटर्स। ये सपने वाला यार, मैं किसी दिन इससे बात करूंगा, ये सपने वाला मुझे भी कुछ बताऊंगा तुम्हें सपने के बारे में। डेजा वू, सपना, बहुत कुछ। ज़ाओ चुप था बट ध्यान से सुन रहा था। धीरे-धीरे उसका सर दर्द करने लगा था। ऑन्ड्रे यहाँ पे नोडिंग करते हुए कहता, गॉट इट। मेरा मतलब ये था कि सुना है एम्परर रोज़ेले एक सीक्रेट कार्ड सेट बनाया था। 22 पेपर कार्ड्स थे जो किसी अननोन पावर को रिप्रेजेंट करते थे। फिर उसी बेस पे उसने 22 मेजर आर्केना कार्ड्स बनाए थे। क्या ये सच है? ज़ाओ ने बस स्माइल किया, कुछ बोला नहीं, बस एल्गर की तरफ देखता जैसे टेस्ट कर रहा हो। एल्गर सीरियस टोन में कहता है, सही सुना। कहते हैं एम्परर रोज़ेले ब्लास्फेमी स्लेट देखा था। ये कोई होगी, कोई चीज़ होगी। ब्लास्फेमी स्लेट देखा था। उन प्रॉपर कार्ड्स में 22 डिवाइन पाथ्स के डीप सीक्रेट छुपे हुए थे, और यहाँ पे 22 ही पाथ होते हैं जिनके बारे में बताया जा रहा था। ऑन्ड्रे सॉफ्टली कहती है, 22 डिवाइन पाथ्स? इसी मोमेंट पे ज़ाओ के जो हेडेक था थोड़ा-सा और बढ़ गया, यानी दर्द होने लगा भाई के दिमाग में। क्रिज़्म स्टार्स और फॉग के कनेक्शन में डिस्टर्बेंस होने लगा था। ज़ाओ डीप वॉइस में कहता है, आज के लिए बस। एल्गर कहता है, बाय योर विल। ऑन्ड्रे कहती है, बाय योर विल। और वो जाना चाहती थी, और पर गैदरिंग्स खत्म हो गई थी। मत सॉरी, जाना चाहती कह रहा हूँ मैं, वो जानना चाहती थी और ज़्यादा कि यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, ये क्या बताने वाला है डिवाइन पाथ्स के बारे में जो 22 हैं। लेकिन अब इन्होंने अपना बाय-बाय करके गैदरिंग्स को ख़त्म कर दिया। ज़ाओ स्माइल करते हुए कहता है, नेक्स्ट गैदरिंग का इंतज़ार करो। क्रिज़्म लाइट धुंध की तरह एक तरफ हट गई, और ऑन्ड्रे एल्गर दोनों अपने वहाँ से डिसअपियर हो गए, और जहाँ पे वो लोग थे ना वहीं पे पहुँच गए। ज़ाओ को लगा जैसे बॉडी हैवी हो गई हो, सब अंधेरा हो गया। नेक्स्ट मोमेंट पे वो अपने अपार्टमेंट में खड़ा था, सनलाइट के बीच में। ज़ाओ कन्फ्यूज़्ड होते हुए कहता है, ये सब सपना था क्या? वो फॉग वर्ल्ड क्या था? और ये पावर्स किसकी थी? वो धीरे-धीरे स्टडी टेबल की तरफ चला गया, जैसे मतलब कुछ अजीब-सा उसे फ़ील हो रहा। उसने पॉकेट वॉच उठाई, टाइम नॉर्मल स्पीड से ही चल रहा था। हेडेक बर्दाश्त नहीं हुआ तो चेयर पे बैठ गया, और अपने जो ये सर में से प्रेस करने लग गया अपने जहाँ-जहाँ पे दर्द हो रहा था। ज़ाओ मैं अपने मतलब ऐसे ही सोचते हुए कहता है, लगता है अभी वापस जाना मुश्किल है, यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है, क्योंकि भाई ने रिचुअल करा था वापस जाने के लिए, लेकिन भाई तो फॉग वर्ल्ड में पहुँच गया कहीं पर इसलिए। तो सीधा कह दिया कि वापस जाना मुश्किल है। अब उसे पता चल गया कि बियॉन्डर्स और मिस्टीरियस वर्ल्ड का कितना मतलब यहाँ पे डेंजरस चीज़ चल रही है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि बिना फुल नॉलेज के कोई भी रिचुअल नहीं करेगा। ज़ाओ सोचता हुआ कहता है, गैदरिंग से एटलीस्ट कुछ हेल्प तो मिल सकती है। थोड़ी देर बाद उसने खुद से कहा, अब से मैं क्लेन हूँ, यानी क्लैन मोरेटी। क्लेन ने नेगेटिव इमोशन से निकलने की कोशिश की। शायद स्पेक्टेटर पोशन का फॉर्मूला भी मिल जाए साइड में, ये सोच रहा था। उसने सोचा गैदरिंग काफ़ी क्रेजी था। अलग-अलग जगहों से लोग मतलब एक वर्चुअली कनेक्ट कर सकते थे। जैसे होता है ना वर्चुअल गेम्स, वैसे ही। एक जगह मिल गए और अपने आइडियाज़ और डील भी कर सकते थे, शेयर करना सब कुछ। क्लेन यहाँ पे हँसते हुए कहता है, ज़ाओ मिंगरुई और क्लेन एक ही है। पहले ज़ाओ मिंगरुई नाम बोला जा रहा था, ज़ाओ ज़ाओ, लेकिन अब क्लेन कहा जाएगा, तो एक ही नाम है। क्लेन हँसते हुए कहता है, ये तो एक तरीके से सोशल नेटवर्क हो गया, एक प्लेटफ़ॉर्म जैसा लगता है ये तो। अब यहाँ पे सीन स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है, बहुत ज़्यादा तूफ़ानी हवाएँ चली थी, शिप इधर से उधर टॉय की तरह हिली जा रही थी तूफ़ान के अंदर शिप। और वूश आवाज़ आई, एक हेवी वाइंड और रेन
जो शिप के जाइंट वेव्स को एकदम हिला रही थी, इधर से उधर डुला रही थी, एकदम भाई हिले-डुले जा रही थी। एल्गर की आँखों का जो क्रिम्सन ग्लो था, उसके हाथ में जो बॉटल थी वो टूट गया, आइस मेल्ट हो गई और एक स्नोफ्लैक जैसा क्रिस्टल उसकी पाम में आया और स्किन में एकदम एब्ज़ॉर्ब हो गया। एल्गर ने 5 मिनट तक साइलेंस में सोचा, फिर केबिन की तरफ चला। ब्लॉन्ड मैन रॉब्स में कहता है, "मे द स्टॉर्म बी विद यू" या ये तूफ़ान तुम्हारे साथ ही आया है क्या? एल्गर कहता है, "मे द स्टॉर्म विद वी" मतलब बी विद यू नो इमोशन के साथ। एल्गर कैप्टन्स केबिन में गया। रूम फैंसी था। कैंडल लाइट, बुक, वाइन और टेबल पे ब्रास सेक्सेंट, क्विल और टेलीस्कोप एक्सेट्रा चीज़ें रखी गई थी। कैप्टन स्कल वाला हैट पहने हुए कहता है, "मैं कभी हार नहीं मानूँगा।" एल्गर शांत होते हुए कहता है, "मुझे पता है तुम कर सकते हो।" कैप्टन एकदम शॉक्ड हो गया। तभी एल्गर ने सडनली डैश देखा और डेस्क के पास रुक गया। पीए राइट हैंड से गले को पकड़ा और इल्यूजन फिश स्केल उसके हाथ पे आए और टाइट चोक दिया। क्रैक आवाज आई। कैप्टन की आंखें एकदम वाइडली ओपन हो गई, बॉडी लिफ्ट हो गई। थोड़ी देर स्ट्रगल किया, फिर स्टिल हो गया और पैंट्स भी एकदम भाई वेट हो गई, गीली हो गई। एल्गर ने उसे उठाया और वॉल पे बैंग एकदम आवाज आई। पूरा वॉल टूट गया। रेन अंदर आई, फिर उसने सी में उसे फेंक दिया और वेव्स ने उसे निगल लिया। अब एक तरीके से पता नहीं कोई खतरनाक ही सीन करा है। हो सकता है ये जो बंदा था कप्तान, इसने ना पोशन पीने की कोशिश करी हो और ये शायद मॉन्स्टर बनने वाला हो या कुछ इसके साथ कोई तो चीज़ थी जिसकी वज़ह से भाई को उठा के यहाँ से फेंक दिया गया पानी में, है ना? अब आगे देखते हैं। हैंड के हैंड हैंडकरचीफ इसका नाम है। हैंडकरचीफ निकाला और हाथ क्लीन करा और समुंदर में फेंक दिया और फिर वेट करा। 10 सेकंड में ब्लॉन्ड मैन वापस आया। व्हाट हैपेंड? एल्गर एकदम कहता है, "कैप्टन भाग गया। मुझे नहीं पता उसके पास बियॉन्डर पावर्स बची थी।" ब्लॉन्ड मैन गुस्से होते हुए कहता है, "डैम इट!" फिर बोला, "कोई ना, वो तो बोनस था। इस टूडोर एरा घोस्ट शिप को ढूँढने का रिवॉर्ड मिल ही जाएगा।" एल्गर देखता हुआ कहता है, "स्टॉर्म चली तो ज़िंदा नहीं बचेगा, यानी स्टॉर्म चलती रही तो ज़िंदा नहीं बचेगा। शिप खुद रिपेयर हो रहा था और सेल और रडर खुद ही अपने आप मूव हो रहे थे। शिप पे कोई ज़िंदा नहीं था।" एल्गर सोचते हुए कहता है, "फूल, फूल।" फिर समुद्र की तरफ देखते हुए बोला, "एक नया एरा स्टार्ट हो चुका है।" खतरनाक सीन है। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे ओंड्रे जो लौंडिया थी अपनी, ओंड्रे बैकलुन, वो उसका दिखाया जाता है। ओंड्रे अपने चिक्स एकदम पिंच कर रही थी शॉक में। मिरर टूट चुका था। उसके हैंड पे क्रिम्सन स्टार टैटू जैसा ग्लो कर रहा था, जो धीरे-धीरे स्किन में चला गया। तब उसे लगा कि ये सपना नहीं था। वो खुश होकर डांस करने लगी। एशिएंट एल्फ डांस। स्माइल करते हुए उसने डांस किया था। नॉक नॉक आवाज़ आई। डोर पे नॉक हुआ। ओंड्रे कहती है, "मतलब कौन है?" मेड जो बाहर थी वो कहती है, "माय लेडी, सेरेमनी के लिए तैयार होना चाहिए आपको।" ओंड्रे ने मिरर देखा, स्माइल को अपना गायब करा और थोड़ा-सा स्माइल छोड़ा और फिर बोला, "कम इन।" और यहाँ पे जो नाम था मेड का, उसका नाम था एनी। एनी कहती है, "ओह! मिरर टूट गया क्या?" ओंड्रे कहती है, "ओह! हाँ, शुशी यहाँ थी। जानती हो ना वो कितना मेस करती है?" शुशी बराबर ओंड्रे का गोल्डन रिट्रीवर। पता नहीं कुत्ता है, बिल्ली है, क्या है चीज़, लेकिन है कुछ ये। एनी कहती है, "उसे ट्रेन करो ना।" मिरर के टुकड़े उसने केयरफुली उठा लिए थे। एनी कहती है, "कौन-सी ड्रेस पहननी है?" ओंड्रे कहती है, "जो मेरी 17 बर्थडे पे मिसेस गुइनिया ने बनाई थी।" एनी यहाँ पे हेड शेक करते हुए कहती है, "नहीं, नहीं, सेम ड्रेस रिपीट करोगी तो लोग गॉसिप करेंगे। हॉल फैमिली का इमेज खराब हो जाएगा।" अमीर लौंडिया है भाई बहुत ज़्यादा ये। कपड़े रिपीट नहीं करता, है ना? हनी सिंह। एनी कहती है, "नहीं, सेम ड्रेस फॉर्मल फंक्शन में नहीं चलेगा और गॉसिप होगा बहुत ज़्यादा।" आप यहाँ पे ओंड्रे कहती है, अपनी फीमेल कैरेक्टर, "तो फिर वो लोटस वाला चलेगा? मिस्टर सैडिस ने दिया था।" एनी कहती है, "आपका टेस्ट ऑलवेज़ बेस्ट होता है।" फिर ड्रेसिंग स्टार्ट हो गई। ड्रेस, फुटवियर, मेकअप सब सेट हो चुका था। अब यहाँ पे काउंट हॉल का सीन दिखाया जाता है। डोर पे आके ब्राइटेस्ट ज्वेल ऑफ बैकलून, "चलो रेडी हो जाओ।" ओंड्रे कहती है, "पापा ऐसे मत बुलाओ मुझे", क्योंकि इसके पापा खड़े थे काउंट हॉल डोर पे आके। और काउंट हॉल कहता है, "तो चलो मेरी प्रिंसेस, लेट्स गो।" अब यहाँ पे इनका भी सीन खत्म। दूसरा सीन दिखाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है रॉयल नेवी बेस, ओक इसलैंड है इसका नाम। ओंड्रे कैरियर से उतरती है और शॉक हो जाती है। एक मैसिव आयरन शिप सामने था, बिना सेल्स के, फुल मेटल मॉन्स्टर विद चिमरेस और टैरेट्स था। लोग यहाँ पे क्राउड में कहते हैं, "ओएमजी आयरन क्लैड वॉरशिप।" दूसरा कहता है, "स्टॉर्म लॉर्ड।" तीसरा कहता है, "ये क्या बनाया है भाई ह्यूमंस ने?" तभी स्काई में एक बड़ा शैडो आया। एक जाइंट ब्लू एयरशिप डिसेंड करता है। एकदम फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, कॉटन एयरबैग्स, मशीन गन्स, मिसाइल लॉन्चर सब विजिबल थे। स्टीम इंजन की आवाज एक अलग ही भाई बड़ा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रही थी भाई। ये थी किंग जॉर्ज थर्ड की फैमिली की रॉयल अराइवल।
2 तलवारों के एम्बलम स्वॉर्ड ऑफ जजमेंट दोनों साइड पे शाइन कर रहा था। पूरा सीन एकदम रॉयल था। ऑन्ड्रे बस पीछे से क्वाइटली सब देख रही थी क्योंकि उसका मतलब यहाँ पे डिबेट अभी नहीं हुआ था, यानी एंट्री शायद नहीं हुई। उसकी नज़र गई ब्लैक आर्मर सोल्जर पर। ये लोग आज के ज़माने में फुल आर्मर में थे। ऑन्ड्रे सोचते हुए कहती है ये शायद एक होता है ना डिसिप्लिन रखना, डिसिप्लिन पलादीन्स होंगे ये, डिसिप्लिनरी पलादीन्स जो भी कह सकते हो इनको। अब सेरेमनी स्टार्ट होने का सीन देखते हैं। पीएम एग्यूसिड निगन स्टेज पे आता है। नाम कितने खतरनाक हैं। एग्यूसिड कहता है ये आपके सामने हिस्ट्री का सबसे बड़ा आयरन क्लॉड वॉरशिप है। 101 बाय 21 मीटर्स, आर्मर 457 थिक, गन्स 4 मैसिव कैनन्स, 6 रैपिड फायर, 12 6 पाउंडर्स, 12 6 पाउंडर्स थे और 18 मशीन गन और 4 टॉरपेडो लॉन्चर्स, स्पीड 16 कैनॉट्स, और ये बनेगा ओशन का किंग। लोग तो एकदम शॉक्ड रह गए थे। शिप तो सामने खड़ा था एकदम रियल में। एग्यूसिड किंग से कहता है यूर मैजेस्टी नाम दीजिए शिप का। जॉर्ज थर्ड कहता है प्रिटिज, क्योंकि ये प्रिटिज से सेल करेगा। सब लोग कहते हैं द प्रिटिज। शिप का ट्रायल स्टार्ट होता है। कैनन फायर होता है। एक खाली इसलैंड पे बूम बूम आवाज आती है। इधर से उधर शेक करते एकदम भाई, मिसाइल विसाइल टेस्ट कर रहे थे, पूरा न्यूक्लियर साइट बना दी थी इन लोगों ने। एग्यूसिड एक्साइटेड होते हुए कहता है पायरेट्स का एरा अब खत्म है भाई, चाहे वो बियॉन्डर्स हो या घोस्ट शिप, अब सिर्फ वॉरशिप ही चलेंगे। सेक्रेटरी यहाँ पे कहता है क्या पायरेट्स खुद ऐसे वॉरशिप बना सकते हैं? एग्यूसिड हंसते हुए कहता है नो चांस। मतलब हमें बनाने के लिए चाहिए थे 3 कोल। मतलब वो बताना चाहता था कि इसके पास 3 कोल स्टील जायंट्स लगे थे इसके अंदर, 20 स्टील फैक्ट्रीज थी और 16 टॉप इंजीनियर्स, 2 रॉयल शिपयार्ड्स और 100 से ज़्यादा फैक्ट्रीज और एक विजनरी किंग और 12 मिलियन टन स्टील का एनुअल प्रोडक्शन, तब जाके बनता था। एग्यूसिड आर्म को एकदम रेस करते हुए कहता है लेडीज एंड जेंटलमैन, कैनन और वॉरशिप का एरा शुरू हो चुका है। इसी के साथ हम एपिसोड करते हैं खत्म, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में।